कितना पैसा लगता है एमबीए करने में? वॉर्टन की फीस मान लो $1.5 तो ट्यूशन ही है 2 साल। 10% लोगों की हार्वर्ड से भी जॉब नहीं लगती। नो एमबीए इज एन एंटाइटलमेंट, नो डिग्री इज एन एंटाइटल। आपका भी आईआईएम में सिलेक्शन हो गया था, हार्वर्ड में सिलेक्शन हो गया था, बट आपने रिजेक्ट कर दिया, तो आप क्यों नहीं कन्विंस हुए? कौन से ऐसे एरियाज है जो थोड़े अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं? कोई अगर ब्रेन साइंस पढ़ ले तो वो बहुत सॉलिड मार्केटर बन सकता है। ओबामा ने सेकंड इलेक्शन जब जीता था तो 0% चांस था। उसने न्यूरो साइंटिस्ट्स के साथ 5-6 महीने बिताए हैं एंड ही अंडरस्टूड कि कैंपेन कैसे करनी। सेकंड टर्म ही कुड नॉट हैव वन। कंपेयर हार्वर्ड एमबीए, आईआईएम एमबीए, कौन सा बेटर? द प्रॉब्लम इज सिलेक्शन एंड दे टेक अ पर्सन हु हैज फेल्ड अ लॉट। यहाँ पे ऐसा कोई सीन ही नहीं है। बचपन में आपकी बहुत बेइज्जती हुई है। एनुअल फंक्शन पे मैं गया, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू टाइप, और उसी मोमेंट पे ना पूरा माइंड स्क्रिप्ट से ऑफ हो गया और ये बंदा स्टेज पे आया, क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रहे तुम? एंड ही स्लैप्स मी सो हार्ड दैट आई फॉल ऑन वन साइड ऑफ द स्टेज। वो इंसल्ट तो मतलब मुझे ऐसा हो गया कि नहीं। बट आज जो लोगों को ऑब्सेशन है कि मैं कैट की एग्जाम दे के एमबीए करूंगा, यू थिंक इट्स वर्थ? एमबीए का हमारी कंट्री में बहुत क्रेज है। एमबीए कर लो, अच्छी हाई पेइंग जॉब लग जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। हम ये सब बातें ना बहुत सुनते हैं, पर क्या ये सच है? एमबीए ग्रेजुएट्स को नॉट जस्ट इन इंडिया पर अब्रॉड में भी जॉब नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों? हार्वर्ड और आईआईएम के एमबीए में क्या डिफरेंस होता है? इन बिजनेस स्कूल में एडमिशन किस बेसिस पे होता है? अब्रॉड से एमबीए करने का कॉस्ट कितना होता है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या एमबीए आज की डेट में वर्थ इट भी है या नहीं? इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए देखिए आज का एपिसोड, जिसमें हमारे गेस्ट हैं संदीप गुप्ता, एशियाज लीडिंग जीमैट ट्रेनर एंड फाउंडर ऑफ टॉप 1% जीमैट। इस एपिसोड को उन सबके साथ शेयर करना जो एमबीए करना चाहते हैं और जो आपको एमबीए करने के लिए एडवाइस करते हैं। और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको इस एपिसोड में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। एंजॉय द शो। आप बता रहे थे कि बचपन में आपकी बहुत बेइज्जती हुई है। बेइज्जती मतलब क्या? तो बहुत ही बड़ा एक शॉकिंग लगता है लोगों को जब दिल्ली का मैं कल्चर, उस जमाने का, वो उस जमाना का बोलना जरूरी है क्योंकि वो नहीं समझ आता लोगों को। तो आई वाज बोर्न इन 1974 एंड टिल 1984 आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड। 10 साल की एज में हो जाता है। उस टाइम पे ये केजी, नर्सरी, बहुत सारा ये सब नहीं होता था। 5वीं क्लास मतलब 1st से 5th। तो 5th स्टैंडर्ड में पर्टिकुलरली पता नहीं क्या हुआ, स्कूल वही था लेकिन टीचर्स चेंज हुए। तो हमारे एक फाइन आर्ट्स एंड ड्रामेटिक्स के टीचर थे। तो वो होता है ना कि एनुअल फंक्शन पे बच्चे आ रहे हैं और आपको प्रेजेंट करना है। तो एक ड्रामा हो रहा था कुछ, तो मेरी आवाज़ बहुत साफ थी। मतलब शुरू से मेरी एक चीज़ है कि आवाज़ बहुत साफ थी। तो मुझे नैरेटर बनाया उस ड्रामा का कि क्या हो रहा है समझाओगे। तो 15 दिन हमारे एक टीचर थे मिस्टर भट्टी, उन्होंने ट्रेनिंग दिया और बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी था, मारता था, बहुत मारता था। मतलब एकदम वो लात से भी मार देता था बच्चों को, 9-10 साल के बच्चों को। तो तब तो आदत है, तब तो ठीक है कि मारते थे और कॉर्पोरल वाज नॉर्मल फॉर अस, व्हिच वाज द केस। बट अब स्टेज पे गए और मुझे स्टार्ट करना था जैसे बच्चे स्टार्ट करते हैं। करीब 2:10 का टाइम था। मैं गया, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू टाइप, वो जो बिल्कुल बच्चों स्टाइल। और उसी मोमेंट पे मैं सब रट रटा के सब करके, क्योंकि इतनी 15 दिन की ट्रेनिंग, और उसी मोमेंट पे ना पीछे की जो वॉल थी उसमें एक फ्यूज हुआ, बहुत तेज लाइट, आवाज आई, बूम। तो मैंने जैसे ही वो सुना, मेरा पूरा माइंड स्क्रिप्ट से ऑफ हो गया पूरा। और वो बंदा इतना स्ट्रिक्ट था, वो स्टेज पे ही आ गया। मैं 10 सेकंड 20 सेकंड, वहाँ बहुत बड़ा टाइम होता है स्टेज पे, वो भी बच्चों के लिए। और सारे पेरेंट्स बैठे हैं और बच्चे बैठे हैं और फुसफुसर पुसर चालू हो गई सब, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और ये बंदा स्टेज पे आया, क्या हुआ सॉरी बट दैट्स हाउ इट। क्यों नहीं बोल रहे तुम? आई कुड जस्ट लुक एट हिम, आई कुड जस्ट लुक एट। बेकार है सच खाना तुमको, अगर मैं अपने कुत्ते को भी सिखाता ना तो तुमसे बेहतर सीख जाता। And he slaps me hard on, and he's a very well built man, Mr. Bhatti, Punjabi banda tha, Sikh. And he slaps me so hard that I fall on one side of the stage. He goes to that side, picks me by the collar, brings me to the center and slaps again. I fall on the other side of the stage. कोई फायदा नहीं, सड़क का कुत्ता भी उठा के ले आऊं तुमसे बेहतर सीख जाएगा। कभी जिंदगी में अपना मुंह मत खोलना और इंग्लिश तो बोलना ही मत। वो इंसल्ट तो मतलब मुझे
ऐसा हो गया कि नहीं, तो एकदम से प्रिंसिपल भी बैठे हुए थे, चीफ गेस्ट कोई आते हैं हर फंक्शन में ऐसा अजीब सा, तो प्रिंसिपल आए, उन्होंने अपोलोजाइज किया, उसको बोला भट्टी तुम जाओ जाओ यहाँ से जाओ। भट्टी वेंट एंड माय डैड वेंट अप टू द स्टेज एंड ही वाज सो फ्यूरियस, इतना गुस्सा। और प्रिंसिपल को जाके कि मुझे भट्टी चाहिए अभी के अभी, मैं उसका सर फोड़ के जाऊंगा आज, भले ही मुझे जेल हो जाए। एंड ये जो पागलपन हुआ, ऑब्वियसली जेल भी नहीं हुई, भट्टी को मारा भी नहीं है, बट द प्रिंसिपल सेड सॉरी, द इवेंट इज कॉल्ड ऑफ एंड वी आर वेरी सॉरी पेरेंट्स एंड सॉरी, गेट ऑन विद योर लाइफ टाइप्स। खत्म हुआ, आ रहे थे हम, मतलब वो ऑटो में आ रहे थे घर, तो मम्मी पापा और मैं रोए जा रहा हूँ अनकंट्रोलेबली। और मुझे एक ही सेंटेंस कि मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा, टीचर से खराब कोई नहीं होता। घर आए, फेब था, तो जनरली बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती है दूसरे स्कूल में होती है, तो उस स्कूल में तो गए नहीं, तो वो एग्ज़ाम तो दिए उन्होंने बहुत कोशिश करके कि बेटा एग्ज़ाम तो दो, ठीक है बाद में देखेंगे। उन्होंने फिर क्या किया, जुलाई आई, फिर मैंने फैल गया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा स्कूल चाहे कुछ भी हो जाए। और घर में फिर उन्होंने ट्रेनिंग शुरुआत, ट्यूटर्स लगा दिए, सब कुछ कि होम स्कूलिंग कराएंगे। तो मेरे पेरेंट्स को ये आदत थी कि रीडिंग करनी चाहिए, ये उनको पता नहीं था शुरू से। मैथ आनी चाहिए, वही बताया, इंग्लिश, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, ये जो एप्टीट्यूड टेस्टिंग टाइप की, वो तो समझते नहीं थे कि एप्टीट्यूड टेस्टिंग, बट समहाउ दे थिंक बेसिक चीजें आनी ही चाहिए और अच्छे से आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथ आनी चाहिए, मतलब मैथ ओलंपियाड तक चले जाओ तुम। तो उन्होंने क्या किया कि वो वर्किंग तो थे, बट बाकी जो टाइम था शाम वाम का, दे यूज्ड टू सिट विथ मी एंड दे थॉट कि आई वाज अ प्रोजेक्ट नाउ, ऑलमोस्ट लाइक दैट। तो रीडिंग की मुझे बहुत आदत लगा दी, मेरे फादर मदर दोनों को रीडिंग की आदत थी। अब रीडिंग की उनका भी एक तरीका था कि ऐसी क्यूरियोसिटी जगाते थे किताब के बारे में, और वहाँ क्लिफ हैंगर बना के छोड़ देते थे कि अब तो पढ़ोगे तुम। और शाम को आते थे तो फिर वो एक्स्ट्रा जो गैप होता है कि तुमको इतना क्या समझ में आएगा 10-11 साल की उम्र में, तो गैप को फिल कर देते थे। तो धीरे धीरे थोड़ी टफ बुक्स देना शुरू की, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग भी करानी थी, तो उन्होंने पहले इजी बुक्स दी, टफ बुक्स देना शुरू। अब टफ बुक्स में तो वोकैब का बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मैं तो कभी ऐसे ग्रो ही नहीं हुआ कि बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, मतलब ठीक है स्पोकन इंग्लिश ठीक है, थोड़ा बहुत तो सीख ही जाते। बहुत ज़्यादा वोकैब की प्रॉब्लम आई, बहुत ज़्यादा। और हर बार 2-2 मिनट में डिक्शनरी देख रहे हो, 2-2 मिनट में डिक्शनरी देख रहे हो। एक बार मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने सोचा कि मैं ये डिक्शनरी उठा के इसको ही रट डालता हूँ पहले, फिर मैं रीडिंग करूंगा, क्योंकि इसके बगैर तो मैं रीडिंग नहीं कर पाऊँ। और मुझे इंटरेस्ट बहुत आता था, मैं बोर नहीं हुआ कोई भी चीज़। उनका तरीका था, उन्होंने जिस तरह से पढ़ाया पूरी क्रेडिट उनको जाती है। पता नहीं कैसे टीचर्स थे वो, तो टीचर्स भी नहीं थे स्कूल के, लेकिन बच्चे को इंटरेस्ट लगा दो। किसी बच्चे को आप सोचो इंग्लिश ग्रामर की बुक्स में इंटरेस्ट आता है। 250 किताबें पढ़ी मैंने इंग्लिश ग्रामर की अडल्ट होते होते, 250, क्योंकि मम्मी को पता नहीं क्या, वो ग्रामर वाला डिपार्टमेंट उनका था, किसी तरीके से वो इस तरह से छोड़ देते थे ना कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, ये गलत है। तो बचपन में, जैसे आज तक भी इंडिया में है, हम बोलते हैं नेक टू नेक कंपटीशन है, वो फ्रेज ही गलत है, वो नेक एंड नेक होता है, नेक टू नेक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अच्छा, एक्चुअल फ्रेज ही नहीं है। तो मतलब ऐसे करके कि तुम्हें गलत आता है, कि हम बोलते हैं कंप्राइजेज ऑफ, कि दिस बुक कंप्राइजेज ऑफ 10 चैप्टर्स, वो गलत है, वो एक्चुअली कंप्राइजेज ही होता है, कंप्राइजेज ऑफ नहीं। कई लोग बोलेंगे आई कांट कोप अप विद दिस, तो कोप अप विद इंग्लिश ही में नहीं है, कोप अप विद होता ही नहीं है। और मैं आपको कितने सारे बता सकता हूँ, जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस फ्रेज ही नहीं है इंग्लिश में, मतलब इट्स नॉट देयर, द फ्रेज इज इट वाज सो क्वाइट दैट यू कुड हियर अ पिन ड्रॉप। मेरे को कोई 3 ऐसे वर्ड सिखाओ जो मैं और मेरी पूरी ऑडियंस अभी सीखें, जो हम हमारी डे टू डे लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, और फिर हम जब बोलेंगे उसको तो ऐसा लगेगा वाह यार क्या सही बात बता दी। ऐसे कोई 3 वर्ड बताओ। चलो, प्रिपोस्टरस। प्रिपोस्टरस क्या होता है? प्रिपोस्टरस, नॉनसेंसिकल। जब आपको बोलना कि भाई क्या बात कर रहा है, हट यार, ये थोड़ी होता है यार। प्रिपोस्टरस कैसे यूज करेंगे इसको सेंटेंस में? What a preposterous idea. ये शशि थरूर टाइप लगेगा था, बहुत लगेगा स्ट्रॉन्ग। preposterous, not R-E-S नहीं, R-O-U-S, preposterous। Okay, that's one word। किसी को नॉनसेंस बोलना हो तो preposterous। एक है जब स्टोरी टेलिंग में बोला जाता है कि कौन से सीन से स्टोरी शुरू होना चाहिए, कोई विजुअल या मूवी, तो ऑब्वियसली क्लिक बेट वाला, बट कि
उसमें होता है एक, मैंने हॉलीवुड के एक स्क्रीन राइटर से भी सीखा है कुछ, तो कि चेयर थ्रू द विंडो अप्रोच, चेयर थ्रू द विंडो, कि एक लेडी बैठी है, आदमी बैठा है और सीधे उसने चेयर फेंक दी ग्लास विंडो से, वहां से मूवी शुरू हो रही है, तो आप हुक्ड तो हो। तो उस एक्शन को बोलते हैं डिफेनेस्ट्रेट, थ्रो आउट ऑफ द विंडो। डिफेनेस्ट्रेट, डिफेनेस्ट्रेट। तो इसको किस सेंटेंस में यूज करो, डिफेनेस्ट्रेट। हाँ, मतलब उसका फिगरेटिव मीनिंग भी है, लिटरल नहीं, ही वाज डिफेनेस्ट्रेटेड फ्रॉम हिज जॉब भी हो सकता है, मतलब वो भी है, इसको बाहर निकाल दिया, फेंक दिया बाहर, फेंक दिया बाहर एकदम ही। डिफेनेस्ट्रेट। वाह, ओके। और थर्ड इज लेट्स से रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट क्या होता है? मतलब रिजेक्ट समथिंग व्हिच इज जनरली रिजेक्ट। ठीक, किसी को अगर अच्छी लैंग्वेज में बोलना हो, यू स्टूपिड। हाँ, तो टॉप इज अ वेरी TWERP इज अ वेरी, हाँ टॉप, वो क्योंकि समझ भी नहीं आएगा तो काम भी हो जाए। तो कैसे वो यूज करेंगे सेंटेंस में? यूर टॉप मतलब, अच्छा यूर टॉप। हाँ, बट वो ये स्टूपिड मतलब यूर टॉप, बहुत ही पिन पॉइंटेड मीनिंग है उसका। यू कैन से डंस हेड, और ना वो भी एक है वर्ड, उसको सोचेगा ही नहीं कोई, क्या डंस हेड। तो हाँ, मतलब ये है कुछ एक अजीब अजीब से वर्ड्स। आपने पूरी डिक्शनरी पढ़ी, डू यू फील कि सेम वर्ड्स भी अलग अलग तरीके से यूज करने चाहिए और उनका मीनिंग अलग अलग होता है? हाँ, कॉन्टेक्स्ट तो बहुत मैटर करता है। सेम वर्ड तो 50 तरह से यूज होते ही हैं, बट उसके अलावा उल्टा भी होता है कि जो बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं मीनिंग वाइज, उनका यूसेज बिल्कुल अलग हो सकता है। बट क्या सिनोनियम आर रिप्लेसेबल? नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल यही मैं कह रहा था कि सिमिलर वर्ड्स हैं मीनिंग में, बट आप एक दूसरे को नहीं कर सकते कि ओ इंडिया मेड अ जाइगेंटिक टोटल, तो वो नहीं चल पाएगा वहाँ पर। मैमथ चल जाएगा वहाँ पर, बट गार्गेंटुअन नहीं चलेगा वहाँ पर कि यार वी क्रिएटेड अ गार्गेंटुअन स्कोर, द ऑपोजिशन कुडंट डिफेंड, वो नहीं हो सकता। So that way, I think Mammoth will be, so everywhere you will have that thing. He earns a whopping salary is fine, but he doesn't earn a thumping salary. Thumping majority हो सकता है कि oh, the prime minister won by thumping majority, not whopping. तो everywhere there is meaning बिल्कुल same है, लेकिन वो usage अलग अलग है, और usage तो अलग हो ही जाता है। Do you think आज के ज़माने में पेरेंट्स को होम स्कूल करना चाहिए बच्चों को? करना चाहिए या नहीं, मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक पर्सनल चॉइस है, लेकिन होम स्कूल ये नहीं हो सकता कि घर पे छोड़ दिया बच्चे को। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो क्या वो 8-10 साल की या 6 साल की माँ? आप कर क्या रहे हो? क्या ट्यूटर लगा दिए क्योंकि आप बहुत रईस हो तो चलो, बाकी हम तो बिजी हैं, हम तो अपनी पार्टी में बिजी हैं, हम तो अपने शाम में बिजी हैं, जॉब में तो बिजी हैं ही। तो आर यू देयर? मतलब एक स्कूल में भले ही वो लोग का पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं हो, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, बट दे आर देयर फॉर द चाइल्ड फॉर सो मेनी इयर्स एज ए टीम ऑफ टीचर्स, एज द इंटायर सिस्टम। आप वो सिर्फ पैसे के और ट्यूटर्स के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो अगर आप उतना इन्वेस्टेड हो, जैसे कुछ कुछ स्टोरीज आती हैं कि मेरी मम्मी ने मुझे 10 साल पढ़ाया तो मैं डॉक्टर बन गया, ऐसे हैं कुछ कुछ, तो तब तो ठीक है। मतलब आपको उसका फ्रेंड, उसका कोच, उसका सब कुछ बनना पड़ेगा यार। मतलब तो अगर आप उतना टाइम और मनी तो नहीं है इसके अंदर, बट वो एंड टाइम भी नहीं है, टाइम तो निकाल सकते हो। इन्वेस्टमेंट और बच्चे को, एक बच्चा प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब कि उसको ठीक करना है आपको या कुछ। बट इफ़ यू सी कि स्कूल सिस्टम की क्या कुछ डीमेरिट्स है, तो बहुत हैं। वो तो फिर उसका तो एक शुरू हो सकता है कि हाँ प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सिखाते, बहुत कुछ है उसके अंदर कि बहुत कुछ यूजलेस होता है सब कुछ। बट क्या आप वो बन पा रहे हो जो सिस्टम भी दे पा रहा था उसको? वो इम्पोर्टेंट चीज़। एंड यू सेड कि लेकिन आप होम स्कूल थे, उसकी वजह से कुछ सोशल चैलेंजेस आए? बहुत ज़्यादा। तो क्या सोशल चैलेंजेस आए, क्या हुआ कॉलेज में? स्टोरी आगे बढ़ाओ आप। देखो ऐसा है कि अब स्कूल से निकल के इंजीनियरिंग, मेडिकल के अलावा तो कुछ दुनिया ही नहीं होती थी उस ज़माने में, तो मतलब होता ही नहीं था कुछ भी। तो क्योंकि मेरा मैथ इतना स्ट्रांग हो गया था ओलंपियाड और ये सब करने के चक्कर में, तो बायोलॉजी वाज ओके एज ए सब्जेक्ट, बट वो ऑप्शन ही नहीं था। तो मैथ का तो नेचुरल है कि इंजीनियरिंग। उस टाइम पे ये कॉमर्स को पता नहीं क्या अच्छा ही नहीं समझाता था, मतलब बीकॉम वगैरह कि ये तो अच्छी डिग्रीज है ही नहीं, सोचने नहीं, मतलब जो लोग सब में फेल हो जाएंगे वो बीए बीकॉम करेंगे। आज ये बिल्कुल नहीं है। ये हैव एन SRCC इन इंडिया, ये हैव जेवियर्स जो कि बहुत गजब का काम कर रहे हैं ना। आई सी दोस पीपल आर वे ब्राइटर देन मेनी इंजीनियर्स, वे ब्राइट, बट इट वाज लाइक दैट। तो माय डैड सेड एक ही फ्रंटियर रह गया तुम्हारा,
कि तुम बोल नहीं सकते। अब मैं उसकी भी मैंने तुम्हें मैथ सिखवा दी और रीडिंग बढ़वा दी तुम्हारी। रीडिंग में तो मैं क्या क्या नहीं पढ़ चुका था, मतलब तब तक मैंने 1000 के ऊपर नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ ली होंगी तब तक, क्रेजी क्रेजी टाइप। इंग्लिश हो गया, वो कैब हो गया, ग्रामर हो गया, नॉलेज तो तुम्हारी है ही क्योंकि तुम रीडिंग करते हो। बच्चा एक चीज़ है और वो है स्पीकिंग। और स्पीकिंग मतलब स्टेज वाला तो है ही नहीं, एक पर्सन से भी नहीं बात कर सकते। तो ही गॉट मी इनटू कि पहली बात तो जो तुम्हें आता है तुम 1 महीना मैं ट्राई कराता हूँ, लोकल कोचिंग क्लासेस में जाके पढ़ाओगे बच्चों को। मैंने पढ़ाऊंगा कहाँ से, मैं कैसे, तो वो उन्होंने करवाया और मैंने थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया। उन्होंने मुझे बोला हर हफ्ते तुम नई सेल्समैन की जॉब करोगे, हर हफ्ते, कोई पैसा नहीं चाहिए हमें। और वो कोई दुकान पे, जूते की दुकान पे मैंने जूते भी बनाए हैं लोगों को, सब कराया। मैंने फ्रिज बेचा है, टीवी बेचा है, इवन क्रेडिट कार्ड, प्री इंटरनेट डेज के क्रेडिट कार्ड हाथ से साइन कराते थे 30 दिन बाद, कुछ ऐसा होता था, ट्रैवलर चेक। बैंक में काम किया मैंने, कुछ नहीं छोड़ा कुछ भी। और थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब तो बोली तो वो, पर उतना नहीं खुला, उससे भी उतना नहीं हुआ कि बहुत ही। तो मैंने 6 महीने खूब सारे सेल्स के जॉब्स किए और 0 पेमेंट। उनको बस जाते थे शॉप पे कि भैया 7 दिन इसको रख लो, आप जो कराना है कराओ, आप बस झाड़ू लगवाओ, कोई बात नहीं, सब कराओ इस। तो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। एंड मैंने टीचिंग शुरू की कुछ कोचिंग सेंटर्स, क्योंकि मेरी नॉलेज बहुत थी सब्जेक्ट्स की, बहुत अच्छा। तो समहाउ टीचिंग में अच्छा, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, पर मैं समहाउ स्टूडेंट को पकड़ पा रहा था कि क्या सिखाना है। बहुत अप्रिसिएशन मिली उस चीज़ की, कि बहुत ही अप्रिसिएशन मिली। और पहली बार लाइफ में बोलने पे अप्रिसिएशन भी मिलती है। बोलते ही नहीं हो तो ये अच्छा हो गया कि अच्छा शायद टीचिंग एक करियर हो सकता है, कुछ आगे आप सोच नहीं लगते हो इंजीनियरिंग के बाद क्या, तो टीचिंग। पर सोशल स्किल्स जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन, वो डेवलप कैसे हो गया? अपने आप ही हुआ? वो नहीं हुआ। दोस्ती यारी कैसे कर, क्योंकि नहीं, मैं बस वही स्टेज पे स्पीच देना इज वन थिंग, राइट, बट अब एक आपकी क्लासमेट एक दूसरी लड़की ऑपोजिट जेंडर और डिफिकल्ट होता है। तो आप उससे जाके बात कर रहे हो, आप 8 साल 7 साल घर में बैठे हुए और आपको पता ही नहीं है बात कैसे करते हैं। So, वो तब भी नहीं आया मुझे राज, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वो बहुत डिफिकल्ट था। पर मैंने अपनी एक थ्योरी बना ली कि व्हाई डज इट मैटर्स। मैं तो आई एम बॉर्न फॉर स्टेज, मतलब 1-on-1 क्यों चाहिए। आई एम सो रॉन्ग, आई एम सो रॉन्ग। बट फॉर द फर्स्ट इवन 10-15 years ऑफ माई करियर आई वॉज एन एब्सोल्यूट लोनर, कि हाँ लोग हैं, काम करना है, मतलब बात क्यों करना है, टीम वर्क क्या होता है। मतलब आई वाज अ कंप्लीट वेस्टेड फेलियर इन दैट सेंस। एंड मेरी बुक है वैसे, मैं अमेजॉन बेस्ट सेलर लिखी थी मैंने 2014 में, आज नहीं। उसका नाम है $1 million सोलोप्रेन्योर। कि धंधा तो लोगों की क्या जरूरत है, मतलब रॉन्ग ही अप्रोच, क्योंकि आपको नहीं आता वो काम, टीम वर्क, मैनेजमेंट, पीपल स्किल्स, और ये सब मुझे बहुत ही गंदा सा चीज़ें लगती थी। स्टोरी टेलिंग, ये सब क्या है, इस सॉफ्ट स्किल्स का क्या है। मैं तो मैथ, मतलब मैं तो लैंग्वेज, मैं तो रीडिंग, मैं तो लॉजिक वाली बात। तो आई यूज्ड टू really look down upon it. It's a very dark side of my personality which I've overcome. I believe empathy is डार्क साइड मतलब क्यों देखते थे, क्यों ऐसे लो देखते थे? लो नहीं, एक तो शायद ये कि मैं कर नहीं पाता था। तो हाउ डू यू, जैसे कॉमेडियन को बुलाया था ना, उसका एक ट्रैजिक पास्ट होता है कुछ लोगों का। मैं तो कॉमेडियन नहीं हूँ, ना था वो, तो मैंने किया। बट बोलते हैं ना ट्रेजेडी से कॉमेडी आती है, शायद वो कि अब आपके पास कोई स्किल नहीं है बट आपको स्टिल तो मेरे लिए सॉफ्ट स्किल्स का मतलब ही 0 हो गया, क्योंकि कोपिंग मैकेनिज्म है। हार्ड स्किल्स तो बहुत आ गए, अब सब आ गया। अब तो मेरे से तुम कुछ भी पढ़वा लो, कैट पढ़वा लो, तुम कुछ पढ़वा लो, सब आता है। मैं बिलीव करता हूँ स्टोरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पर पहले ना ऐसा होता था कि यार हार्ड बातें करो, हार्ड फैक्ट्स पे बातें करो, मैटर्स का वो होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स बताओ, नंबर्स बताओ, लॉजिक बताओ, प्योर लॉजिक। मतलब स्टैट्स तो क्या होता है, बट हाँ प्योर लॉजिक। Don't bore me with all this. This is useless, or which is so much more useful. कि लेफ्ट ब्रेन स्किल्स एक ही है, और उसके बाद जो एक्सप्लोजन करना है आपको आगे, क्योंकि वो आईटी में भी जो जॉब करता है उसको 3 साल में जितना तेरा टेक्निकल हो गया, इसके बाद अगर आगे बढ़ना है तो 30 साल आपको ह्यूमन,
तो वो मैंने बाद में डेवलप किया। फिर मैंने एक एक कोर्स लिया, मैंने हॉलीवुड के एक से एक मतलब ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट राइटर्स के कोर्सेज किए, सेल्स, मार्केटिंग, सेडक्शन, एनएलपी, मैंने क्या नहीं सीखा। फिर तो मैंने लाइन लगा दी सीखने की, एंड आई लर्न पब्लिक स्पीकिंग का भी मेजर चीज इज नॉट जस्ट गो एंड टॉक, इट इज अबाउट कनेक्शन, इट इज अबाउट सॉफ्ट स्किल्स। मान लो हम लोग सब, हम जो सब देख रहे हैं वीडियो, हम लोग सबकी थिंकिंग आज नॉर्मल है और हम एक्सियोमेटिक थिंकिंग में बिलीव करते हैं कि भाई ऐसा ही चलती दुनिया, ऐसा ही है। तो अब हम ऐसे डेवलप कैसे करें कि हम स्टैंडिंग आउट, वी आर स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड? व्हाट शुड वी डू? 3-4 चीजें आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। एक तो रीड वेरी ओरिजिनल कंटेंट, जो किसी, ये नहीं कि ये बुक के इतने 1000 रिव्यूज हैं तो वही बुक अच्छी है। रिव्यूज के हिसाब से हर चीज अच्छी नहीं है। कई ऑथर्स हैं जो अननोन है। ये ग्रीक जो सेनेका टाइप के लोग हैं, क्या ये कभी नोन थे 50 साल पहले, 10 साल? मेरे पापा को तो नहीं पता होंगे, लेकिन आज की डेट में स्टोइसिज्म तो उसने कहाँ पहुंचा दी दुनिया। तो रीड वेरी ओरिजिनल स्टफ, सम थिंग्स दैट हैव नेवर चेंज ना। मतलब आप सिर्फ भागवत गीता से मैनेजमेंट लेसन निकालो, क्यों जरूरी है? जो हर कोई कर रहा है, मतलब पूरी इंडिया में बीमारी है, और गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा, बट आपको 101st क्यों बनना है भागवत गीता का मैनेजमेंट प्रिंसिपल से? आप कुछ और निकालो। तो एक तो रीड वेरी ओरिजिनल स्टफ एंड फॉलो पीपल who think like that। नासिम निकोलस तालिब को अगर आप फॉलो करोगे, उसकी बुक पढ़ोगे, तो आप नॉर्मल सोच ही नहीं सकते। वो तो बोलता है सब चीजें गलत, मतलब दुनिया में ब्लैक स्वॉन का मतलब ही है ना कि बाकी दुनिया में कुछ नहीं। अब उस तरह का कंटेंट, और ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं, हार्वर्ड के कुछ प्रोफ्स हैं जिन्होंने कुछ ऐसा, बट वो फेमस नहीं है, मतलब मेन स्ट्रीम फेमस नहीं है। इज नासिम तालिब द मेन स्ट्रीम फेमस ऑथर? नो, इज नॉट। आई मीन, आई लाइक हिज बुक कॉल्ड एंटी फ्रेजाइल। ओह एब्सोल्युटली, एवरीथिंग जो भी बुक है उसने जो लिखा है, मतलब A to Z। ऐसे आयन रैंड जो फाउंटेन हेड और इसकी ऑथर थी, भले ही वो फिक्शन था एक टाइम। स्टीव जॉब्स की फेवरेट बुक थी आयन रैंड की बुक, उसका नाम है एटलस श्रग्ड। उसके स्टीव जॉब्स कैसे बनाया ऐसे थिंकर, मान लो कि इतना रेडिकल, इतना अलग कि भाई बात तो तुम भी वही बेच रहे हो जो सैमसंग बेच रहा है तो डिवाइस ही, या जो डेल बेच रहा है, तुम इतना अलग कैसे? और वो आता है ये, एक तो रीडिंग से, दूसरा डोंट एक्सपीरियंस एवरीथिंग दैट एवरीबडी इज एक्सपीरियंसिंग। कि हर कोई जा रहा है मेडिटेशन रिट्रीट पे तो मैं भी जा रहा हूँ, हर कोई कॉन्सर्ट में जा रहा है तो मैं, नॉट दैट दोज आर बैड एक्सपीरियंस। क्रिकेट का मैच हो रहा है तो मैं भी IPL देखूंगा क्योंकि सब लोग देख रहे हैं। आप अपना ढूंढो ना कि आपका किस चीज में किक आती है आपको। और मैं जैसे किसी स्टूडेंट से बात करता हूँ ना, तो 30 मिनट जो वो कहानी सुनाता है, मैं बोलता हूँ चलो ये एडवर्टीजमेंट खत्म, अब बात आओ। 30 मिनट्स कट, मैं बात ही नहीं सुनता, मैं सुनता हूँ बट ऐसे ये सब तो झूठ है, ये बकवास है, ये सब मेन स्ट्रीम बात हो गई तुम्हारी। अब एडवर्टीजमेंट खत्म हो गई, प्रोग्राम अब शुरू। देन वी डेल्व डीपर, देन वी फाइंड द रियल इश्यूज। लोग ये ढूंढना ही नहीं चाहते कि मैं हूँ कौन, मेरा रियल इश्यू क्या है। दुनिया के बारे में क्यूरियोसिटी, अपने बारे में नहीं। अपने से डर है, अपने से बहुत डर है। 5 मिनट नहीं बैठ सकते, किसी का फोन छीन लो ना 5 मिनट। एक्सपेरिमेंट्स हैं दुनिया में कि 10 मिनट फोन छीना, स्टैनफोर्ड के कुछ स्टूडेंट वो नहीं रह पाए, 10 मिनट भी वो बीच में ही मांग लिया। वो स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट है, मतलब इंटेलेक्ट तो दुनिया में गजब पर है। अब तो वही है, मेन स्ट्रीम की बात है, हर चीज मेन स्ट्रीम नहीं हो सकती। फैशन ट्रेंड्स मेन स्ट्रीम फैशन ट्रेंड्स। अब कोई जो लाता है फैशन, आप वो सोचो। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, हम आईफोन देख के और यूज करके इतना खुश होते हैं। Think about the joy of the person who created it. Don't think about the joy of the person who buys it, because buy करने में आप पैसा दे रहे हो और खुश हो रहे हो। ये फिलॉसफी कैसी है कि ले मेरे पैसे बट मैं खुश हूँ। स्टीव जॉब्स, भाई तू सारे पैसे मुझे दे रहा है, मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने बनाया, इसलिए नहीं कि तू पैसे दे रहा। वो तो मुझे पता है कि देगा, झक मार के तो मुझे ही पैसे देगा, बस पैसा मिलना इज, तो वो जॉय की बात है आई थिंक। एंड यू हैव टू फाइंड इट यार, आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से ही तो आएगा ना। आपने वही सेमनेस की बात, सेमनेस से नहीं आती है सब चीज़ें। सो गिव मी वन एग्जाम्पल। एक जैसे आपने बोला कि कुछ मैनेजमेंट सिर्फ इसी ऐसे तरीके से क्यों सीखना ज़रूरी है, या ये करना कुछ जिससे क्यों ज़रूरी है, बहुत जो बेसिक्स है जो फेमस है। व्हाट डू यू थिंक, कौन से ऐसे एरियाज है जो थोड़े अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं
या एक या दो कुछ आपके दिमाग में आ रहा है कि जिसमें अभी स्कोप आपको लगता है कि यार ये वाला एरिया ना मे बी टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मे बी अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मे बी एक्सपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई लोग डेवलप कर सकते हैं जो आपको लगता है किसी ने एक्सप्लोर ज़्यादा किया ही नहीं और उधर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है? बिल्कुल, एक है ब्रेन साइंस एंड कनेक्टिंग इट टू मार्केटिंग एंड बिहेवियर एंड एवरीथिंग सक्सेस। तो हम ब्रेन साइंस को न्यूरो मार्केटिंग और एमआरआई तक ही न्यूरोलॉजी मतलब न्यूरो साइंस और एमआरआई, बट कोई अगर ब्रेन साइंस पढ़ ले तो वो बहुत सॉलिड मार्केटर बन सकता है, बहुत सॉलिड वॉटएवर कम्युनिकेटर बन सकता है, पॉडकास्टर, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि यार हैक कैसे करना है दुनिया को। फाइनली कौन सक्सेसफुल है अगर मैं देखूं एक लाइन में अगर बोलूं, एक दो वर्ड्स में, सक्सेस मीन्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस। बस ये अगर आपको आ गया, भाई आपका डिसीजन है कि मैं राज की पॉडकास्ट देखूं कि नहीं देखूं। अगर उसने इन्फ्लुएंस कर दिया, मुझे भी इन्फ्लुएंस किया उसने कि मैं देख लेता हूं 2 घंटे का एपिसोड, यू आर सक्सेसफुल एट दैट ना। मतलब व्हाट इज सक्सेस? मेरे को नहीं खरीदना है आईफोन, आधे घंटे शोरूम में जाने के बाद यार ले लेता हूँ, क्रेडिट कार्ड भी मैक्स आउट हो गया, पापा का यूज कर लेता हूँ, नहीं यार चाहिए मेरे को। इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन। कोई मैरिज हो, वेडिंग की बात नहीं कर रहा, डेट हो, कोई स्टार्टअप पिच हो, इन्वेस्टर नहीं बोल रहा है शायद मैं नहीं करूंगा, फिर 5 मिनट बाद इन्वेस्टर बोलता है नहीं मैं 1 करोड़ तो दे सकता हूँ। इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस, लेकिन उसमें इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल्स डिसीजन तो बाद में आता है। मैं एज ए स्पीकर जाऊंगा स्टेज पे तो आई हैव टू इन्फ्लुएंस दैट डिसीजंस, ईदर आई एम सेलिंग समथिंग और व्हाटएवर, और आई एम टीचिंग देम समथिंग। बट पीपल फॉरगेट देयर इज वन मोर, यू हैव टू इन्फ्लुएंस योर ओन डिसीजंस फर्स्ट, कि आज से मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आज से किसी को जो सुबह उठने में बिलीव करता है मैं 5 बजे जो भी है, आज से मैं 1 बुक पढ़ूंगा, 100 पेज पढ़ूंगा, आज से मैं कुछ। तो सक्सेस कहाँ से शुरू होती है? इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन। जैसे ही मैंने बोला तो लोग बोलेंगे अच्छा किसका डिसीजन? मतलब डेटिंग पार्टनर का डिसीजन है कि यार नहीं यू हैव टू गो विथ मी, तो दैट इज सेपरेट। खुद का जो डिसीजन, उसके बाद दुनिया का। तो वेयर वाज आई डोंट नो मैं क्या ब्रेन साइंस। हाँ, तो ब्रेन साइंस अगर आपने हैक किया उसको, ओबामा ने 2nd इलेक्शन जब जीता था तो 0% चांस था। उसके पिक्चर्स हैं, उसने न्यूरो साइंटिस्ट्स के साथ 5-6 महीने बिताए हैं, ब्लूटूथ का हेड वो पहन के पूरा 300 पॉइंट, एंड ही अंडरस्टूड कि कैंपेन कैसे करनी। 2nd टर्म ही कुड नॉट हैव वन, बट पूरे जो इलेक्शन कैंपेन्स थे वो पूरे ब्रेन साइंस के। तो न्यूरो मार्केटिंग, न्यूरो, तो एक है एवोल्यूशनरी न्यूरोबायोलॉजी। जैसे लोग पूछते हैं कि फेसबुक इंस्टाग्राम की सक्सेस का रीजन क्या है, तो मैं बोलता हूँ प्रेमेच्योर बर्थ of human beings, premature birth of human beings, why are we social, और social को कैसे टैप किया वो बताता हूँ। तो human beings were never born with 9-month pregnancy और gestation और maturity, ये एक evolution है, ठीक है। तो जब ये होता था 18 मंथ्स का होता था। आपने कभी गौर करो कि जब कोई भी डियर का बच्चा 5 मिनट में रन कर सकता है, सारे एनिमल्स को ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन लगते हैं, पंछी भी मतलब 3-4 दिन बाद थोड़ा बहुत उड़ने लगते हैं, हमें 1 साल क्यों लगता है सिर्फ पहला कदम रखने में? हम भी तो उस एवोल्यूशनरी ट्री का पार्ट हैं। भाई बंदर का बच्चा को, उसको 1 साल नहीं लगता कि उसको चलाना सिखा रहे हैं, उसके लिए वो ला रहे हैं, ट्रॉली ला रहे हैं, हमें क्यों लगता है? उसका रीजन है कि वी स्टार्टेड बीइंग बोर्न एज स्पीशीज in half the pregnancy time that used to be 18 months। और उसका रीजन यह है कि जब फायर आया, फायर तो नेचर में ही होता है, जब हमने फायर की टेमिंग सीखी, तो पहले हमारे पास कुक्ड फूड का कॉन्सेप्ट नहीं। चिंपैंजी तो कुक करके नहीं खाता खाना, शेर तो नहीं खाता मांस को कुक करते हुए, तो वी ऑब्वियसली वर ईटिंग रॉ फूड एंड रॉ बेरीज, रॉ वाइल्ड फ्रूट एंड रॉ मीट एवरीथिंग। अब जब हमने फूड को कुक करना फायर की वजह, कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर, टेमिंग द फायर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फायर। फायर हैज ऑलवेज बीन देयर नेचर में, तो वाइल्ड फायर्स। तो वी स्टार्टेड ग्रेजुअली ऑब्वियसली एज ह्यूमन स्पीशीज कुकिंग। अब जब आप किसी को भी देखोगे, बफेलो का देखो, जो पीछे का पोर्शन होता है पेल्विक रीजन, वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा। सब बड़े बड़े एनिमल्स को किसी को भी देखो, देयर पेल्विक रीजन इज ह्यूज। व्हाई? बिकॉज द इंटेस्टाइन साइज रिक्वायर्ड इज ह्यूज टू चर्न दैट रॉ फूड फाइनली। मतलब आप इंटेस्टाइन निकाल के देखो किसी एनिमल की, तो बोला जाता है कि मतलब वो खत्म ही नहीं होते, इतनी होती हैं।
पर हमें अब कुक्ड फूड आ गया तो उतनी बड़ी इंटेस्टिन्स की जरूरत नहीं। और एवोल्यूशन ऑलवेज ऑटो एडजस्ट, सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है। उस टाइम पर तो इंटेस्टिन धीरे धीरे छोटा होने लग गया हमारा। अब इस चक्कर में जो फायर है, तो पहले तो 5 बजता होगा जो भी, और दिन खत्म, सो जाते होंगे लोग 5 बजे, क्योंकि कुछ नहीं है वाइल्ड, आप बॉन फायर भी नहीं लगा के बैठ सकते। अब फायर आया है तो द डे गेट्स लेंथन्ड, लोग 5 का 8-9 बजे तक लोग फायर के जला के बैठे हैं। तो यू टॉक, you think, you have to think, so you need a bigger brain, because chimpanzee brain say you can't think. So there are 2 parallel requirements going on in the body. You need a bigger brain and but smaller the intestine से उसकी जो एनर्जी बची उससे हमारा ब्रेन बढ़ गया, क्योंकि चिम्प ब्रेन से we are 3 times। एंड ये शॉकिंग है क्योंकि चिम्प का और हमारा डीएनए ऑलमोस्ट 99.9993% सेम है। तो इतना सेम डीएनए है, और आपको दिखता है कि वी वर, मतलब प्रॉब्ली ये इवॉल्व्ड ह्यूमन नहीं है, बट ह्यूमन रहा होगा, हम ऐसे रहे होंगे, मतलब तो उसका अभी भी ब्रेन 1/3 है। लेकिन चिम्प का जो पेल्विक रीजन जब वो खड़ा होता है तो समझ आता है कि हाँ काफी तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि ब्रेन, क्योंकि थिंकिंग बढ़ गई, आप बात कर रहे हो तो आपको थॉट्स, वेव एक्सप्रेशन, तो योर ब्रेन इज इंक्रीजिंग इन साइज बट योर पेल्विक रीजन इज डिक्रीजिंग इन साइज। अब चाइल्ड बर्थ के टाइम क्या होता है, ब्रेन इज द हेड इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जो सिजेरियन भी करना पड़ता है, ब्रेन मतलब हेड की वजह से जनरली करना पड़ता है, हेड ही प्रॉब्लम होता है। अब मदर्स के साथ सोचो, पेल्विक रीजन इतना श्रिंक हो गया और हेड की साइज बढ़ती जा रही है, तो we started dying in very large numbers. मतलब mothers started dying while giving birth, child anyway started dying. If mothers and children both die, it would take 30-40 years for us to vanish from the planet. At that time life was that short. तो ह्यूमन स्पीशीज ही नहीं बची थी ना, कैसे? एवोल्यूशन ऑलवेज इंटरवीन्स टू एडजस्ट। तो एवोल्यूशन ने क्या किया कि, और एवोल्यूशन हमारी जो प्रेगनेंसी पीरियड है उसको छोटा कर दिया धीरे धीरे, ऑब्वियसली ओवर मे बी लैक्स ऑफ ईयर्स और व्हाटएवर। तो 18 मंथ्स का 9 मंथ्स को बच्चा इतना छोटा हो कि बर्थ में निकल जाए बाहर। When the child is born, the child needs care for a very long time. We need care for not 1 year but 20 years. मतलब पापा पैसे दो, आज खत्म हो गए, वो 20 साल तक तो चलता ही है। तो केयर, वो फाइनेंशियल तो बाद में आया, सिस्टम ही नहीं था। तो उसमें क्या है, नाउ फॉर अ प्रेडेटर एनिमल व्हाट इज द इजीएस्ट टारगेट? Kids and mothers, pregnant mothers who can't run, pregnant ladies and children. तो अगर हम बोलें कि पूरा हंटर गैदरर ही था, तो predators would always attack these two, always, they can't. But by that logic also our population would become zero. Because males alone क्या करेंगे, और males कितने दिन रहेंगे वो। तो अगेन एवोल्यूशन एडजस्टेड, और उसके अंदर ये आया एक थियोरेटिकल, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बोलता हूँ मैं इसको, कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, बट कि एक आपने हमेशा सुना होगा, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड और इट टेक्स अ ट्राइब टू रेज अ चाइल्ड। वो उसका थॉट कहाँ से, कि अकेले तो हम इस बच्चे को बचा नहीं पाएंगे, पर हमें बचाना है। तो व्हेन माय चाइल्ड इज बॉर्न, ऑल ऑफ अस टुगेदर विल कम save the child, save or raise the child. When your child is born, all of us once again. So it takes a village to raise a child. It's बहुत famous. Yeah. So that way we became extremely social. We were not, क्योंकि mother's instinct to save the child is stronger than even the sexual instinct. Mothers की अगर बच्चा मरने वाला हो तो माँ कुछ भी कर जाएगी उसके लिए। So that instinct to save the child made us even more social, because we have to come together, we have to form bonds. And then when you come together as social beings, and we were not social because animals are not so social. आप कोई भी एनिमल को देखोगे, ऐसे कोई नहीं मिलेगा कि मतलब इक्विवेलेंट ऑफ गप्पे मारना तो वहाँ होता नहीं है कुछ नहीं, मतलब बट कुछ एनिमल साथ में घूमते हैं ना, दे लव टू बी इन ग्रुप्स। बायोलॉजिकल। अब बीज हैं तो हनी बीज अगर, तो they don't decide to be social. We have the power ना। आज तो अमेज़न है, मेरे घर में सब आ जाएगा, स्विगी से आ जाएगा, मैं क्यों जाऊँ, किसी से भी क्यों बात करूँ। Now we have to be social. It is encoded in our DNA over millions of years of evolution since the time taming of the fire has been invented. अब
मार्क जकरबर्ग ने, आपको पता नहीं होगा, 2000 फेसबुक ने बहुत स्ट्रगल किया है पहले 10 साल, मतलब इतना स्ट्रगल किया है। फेसबुक का रेवेन्यू वाज 3.87 बिलियन एंड प्रॉफिट्स वर नन टिल 2015 दे वर अ लॉस मेकिंग कंपनी। तो 10 साल में क्या हो गया। इंस्टाग्राम तो रिसेंटली उन्होंने बाय किया था, वो भी इसलिए कि कुछ हो। उन्होंने एक बंदे को, ये जकरबर्ग ने 1 साल की छुट्टी ली, आप देखना कभी, ईयर ऑफ बुक्स, और उसने 23 बुक्स पढ़ी उस पूरे साल में। द सेकेंड बुक दैट ही रेड वाज गैंग लीडर फॉर अ डे by Sudhir Venkatesh, who's a professor of psychology at Columbia University. Mark got so excited reading halfway through the book. You're dumping the book. Mark called this guy, you are a prof, I don't care. ये Freakonomics, sorry, इसमें आता है इसका रेफरेंस, मैंने भूल गया। Freakonomics बहुत फेमस बुक्स है, उसमें इसका रेफरेंस, गैंग लीडर फॉर अ डे। और मार्क ने बोला कि बॉस, आई वांट यू एट फेसबुक, टेल मी योर प्राइस। आप प्रॉफ हो क्या, मतलब $100,000 $200,000 से अधिक कौन कमाता, यू टेल द प्राइस, वी डोंट केयर, आई वांट यू एट फेसबुक। इसने जब पहली बार, सुधीर वेंकटेश नाम है, कभी आप देख, पहली बार इसने एक्सेप्ट कर लिया वो ऑफर, और फेसबुक पे था 7-8 साल वो रहा, फिर छोड़ भी दिया, अभी नहीं है। पहली बार आने के बाद उसने ये बताया कि ह्यूमन बीइंग सोशल हैं, तुम सोशल मीडिया चला रहे हो, पर तुम्हें पता है सोशल क्यों है। उसने बोला गूगल ने 10 अटेम्प्ट किए हैं सोशल पे, और कुछ से लेके आज तक, मतलब गूगल डियो, कोई भी चीज, गूगल मीट, चैट, हैंगआउट, गूगल आलो प्लस, सब कुछ फेल हो गया। तो उसने बोला गूगल जैसी कंपनी जो तुमसे बहुत बड़ी और इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी, व्हाई हैज इट फेल्ड एट सोशल मीडिया सो मेनी टाइम्स, एंड व्हाई आर यू फेलिंग, बिकॉज यू आर नॉट टैपिंग इनटू दिस एक्सट्रीमली इमोशनल डिजायर टू बी सोशल। और सोशल में आप बनाते हो, जब आप स्टोरी बताते हो जो विजुअल होती है, मतलब स्टोरी टेलिंग में कुछ लोग लाइफ की स्टोरी को इतना विजुअल बनाते हो आपको लगता है मैं वहीं पे था। बोला दैट्स व्हाई इंस्टाग्राम को सिर्फ विजुअल मीडियम बनाया जाएगा, इसको टेक्स्ट मीडियम मत बनाओ, अलाउ पीपल टू शेयर। उन्होंने बोला बट हमारे पास पैसा नहीं है, कहाँ से क्लाउड स्टोरेज लाए, कुछ भी करो, टेक्स्ट और वीडियो, टेक्स्ट नहीं, पिक्चर्स एंड वीडियोस, टेक्स्ट को भूल जाओ। Facebook used to be a lot of text, yeah. Barely any pictures could be put. नेट इतने स्लो होते थे उस टाइम पे सब कनेक्शन। He said do whatever, the world is turning very highly broadband right now, and tap into this huge emotion of people wanting to express, people wanting to share, because 3 words में उसने पूरी कहानी सुना दी, social, sharing and stories। हम सोशल हैं तो हम सोशल होके क्या करते हैं, शेयर करते, क्या शेयर करते, कहानी, स्टोरी, और स्टोरीज का मीडियम है विजुअल। हाँ, तो उसने जो ये चेंज किया उसके बाद से तो दे टुक ऑफ। फिर तो इंस्टा ने जो टेक ऑफ, इंस्टा वाज नॉट पॉपुलर फॉर 1 ईयर एट ऑल, उसके बाद तो क्या ही बोलूं। तो ये है कि द प्रेमेच्योर बर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ फेसबुक। द नीड फॉर सोशल इंटरैक्शन is the reason why there are companies like Facebook that existed. Exactly. So everything that is sticky, that will have to be connect the dots, and stories are the best medium to connect. Nice. That's so all. Brain science is one. Brain science अगर किसी को पढ़ना हो और किसी को आज ये पॉडकास्ट देख के इंस्पिरेशन मिलेगी, मैं तो इसमें एक्सपर्ट बनूंगा और मेरी कोई भी फील्ड हो उसको कनेक्ट करूंगा इससे, राइट? तो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? न्यूरो मार्केटिंग एक बहुत अच्छी बुक है, स्टार्टिंग बुक। उसके बाद सेल्स सिडक्शन, एक बहुत बहुत गजब की। सेल्स सिडक्शन, जस्ट सिडक्शन, सेल्स सिडक्शन, ओके, क्योंकि एक सिडक्शन भी है बाय रॉबर्ट ग्रीन। हाँ, वो दूसरी, वो उतना उसमें ब्रेन साइंस की बात ही नहीं है, वो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। हाँ, फिर उसके कुछ टेड टॉक्स वगैरह हैं वो सब, और उसके बाद तो यू विल गेट अ ह्यूज लिस्ट टू फॉलो आफ्टर दैट। बट ब्रेन साइंस एज अप्लाइड टू विनिंग इन लाइफ, ब्रेन साइंस इज नॉट कि मैं MRI रिपोर्ट, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी बन रहा हूँ। To win in life, brain science is one frontier that is something that has not been explored to the level it should have been explored. But tell me about public speaking. मुझे बताओ 3 principles या 3 hacks, कोई कैसे बेटर पब्लिक स्पीकर बन सकता है। एंड ये हैक बताना प्रॉपर। हाँ, मैं लैंग्वेज को दूर रख रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज की बात ही नहीं है। लैंग्वेज नहीं, कई लोगों के लिए पब्लिक स्पीकिंग इज लाइक, मैं तो वही जर्मन है तो जर्मनी में जर्मन है तो उसका क्या फर्क पड़ता है, इंग्लिश। तो सम पीपल बिलीव लैंग्वेज एंड इंग्लिश, में उसको बिल्कुल ही सेपरेट रख रहा हूँ। इंग्लिश एक भाषा है, पब्लिक स्पीकिंग एक कला है। हाँ, तो मैं बस कला की बात करते हैं। I think I always believe in finding a common struggle.
तो सबसे जो पब्लिक स्पीकिंग में है कि इट्स नॉट लाइक, ओ डोंट टेल योर अचीवमेंट्स, टेल योर स्ट्रगल, वैसा वाला नहीं, कि हैव यू ऑल्सो फेस्ड अ पब्लिक इंसल्ट इफ आई स्टार्ट लाइक दिस, और हैव यू ऑल्सो लॉस्ट इन स्पोर्ट्स, और हैव ए सेल्स में कि हैव यू फेल्ड एट, अगर मैं सेल्समैन को एड्रेस करूँगी, हैव यू फेल्ड एट अ डील और एट अ सेल, इमीडिएटली ओपन हो गई। और मतलब मैं तो हुआ ही हूँ तभी, और वो जो सबसे पहले कॉमन ग्राउंड नहीं, कॉमन स्ट्रगल। एंड अगर 1000 लोग बैठे हैं तो 1000 के 1000 लोगों को ये, इफ आई आस्क यू डू यू वांट टू अर्न मोर मनी, यू विल फील सेल्सी, मोटिवेशनल, बाय। हैव यू एवर स्ट्रगल्ड at least for a month when you thought you could make this much money but you couldn't, or it like sometimes तो you're broke and you're like really struggling? Common ground, ये जो common struggle, not common ground, तो एक तो वो है। दूसरा चीज एक मॉडल की ही तरह कि वो स्ट्रगल समिट पे पहुंच जाए आपकी लाइफ, जब आप बताना शुरू करो कि भाई मैं भी कोई स्पेशल नहीं था, मैं भी ऐसी था। स्ट्रगल टू समिट, एंड समिट मतलब इससे खराब नहीं हो सकती जिंदगी। उसके बाद कोई सेज मिलता है आपको, वो सेज एक पर्सन हो सकता है, एक मूवी हो सकती है, एक बुक हो सकता है, कोटेशन हो सकता है, दैट गिव्स यू सोल्यूशन। नेवर बी द प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफ योर ओन स्टोरी, नेवर। मतलब आप कोई इंसाइक्लोपीडिया ट्रक से नहीं गिरे थे जब बचपन में, मतलब कि आपको सब आता है, नहीं, आप नहीं फिगर आउट कर रहे हो, स्ट्रगल। दैट सेज गिव्स यू सोल्यूशन, and that solution stays as a seed in your life. Seed is एक line कि नहीं ये important है, ये नहीं है, whatever. Never sell the feature, always sell the future, let's say, या जो भी एक छोटा सा एक line में। तो basically यही है कि struggle, reaching summit, finding a sage, giving you a solution, living with the seed always. तो 5S मॉडल हो गया स्टोरी टेलिंग का। तो अगर आपने 5-10 मिनट में पहले ये कर लिया पब्लिक स्पीकिंग, फिर आप बोलो कि टुडे आई वांट टू टीच यू इन्वेस्टिंग, कोई बात नहीं। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स, आई वांट टू टॉक अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स, इट्स ओके। बट डोंट फाइंड कॉमन ग्राउंड कि तुमको भी दारू पीना पसंद है क्या, मतलब वो नहीं। वो कॉमन ग्राउंड है, कॉमन दिल से नेगेटिव इमोशन टच कर, हाँ बहुत ज्यादा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधे लोग बोला नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, आपको वो ढूंढना पड़ेगा एक ऐसा सवाल, ऐसी कॉमन फीलिंग, इमोशन। तो आई थिंक ये है, और बाकी तो फिर आप अटैच कर दो। फिर तो स्किल है कि जो लोग थिएटर देखते हैं, सीन हो सकता है कि यू क्रिएट, मेरे ड्राइंग रूम में 4 बुक शेल्फ, तो आप मेरा ही ड्राइंग रूम देख पा रहे हो, दैट इज सीन। यू कैन क्रिएट स्पीच डायलॉग्स उसके अंदर, कि जब भट्टी की स्टोरी में बता रहा था तो वो पूरे डायलॉग्स अपने आप ही आ गए। तो सिंपल स्टोरी टेलिंग, पब्लिक स्पीकिंग का एक बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर कभी ऐसा होता है मुझे एकदम अब 5 मिनट में कुछ स्पीच देनी है और मुझे आके बताना ही है, तो हाउ आई पुट इट, द ईजीएस्ट वे टू पब्लिक स्पीकिंग इज़, और पब्लिक को तुम्हें अच्छी स्पीच देनी है, सबसे ईजी प्रिंसिपल है अटैक डाउन डाउन अप। एब्सोल्यूट, सबसे ईजी तरीका है। सबसे पहले खुद को अटैक कर दो, या कोई ऐसे प्रिंसिपल पे, ऐसे कोई ग्राउंड लेवल पे जहाँ पे सब लोग कनेक्ट कर जाएं कि यार मेरे तो लग गए थे, यहाँ पे ऐसा हुआ था समथिंग, जो चेयर आउट ऑफ द विंडो वाला मोमेंट, अटैक। देन वहाँ से मेरा डाउन मोमेंट क्या था, फिर मेरा और एकदम और डाउन, उससे भी मतलब पैथेटिक मोमेंट, स्ट्रगल समिट। हाँ, स्ट्रगल कि एक और नीचे गिर गया मैं, कि अब तो तुमने सोचा यही है, इधर से स्टोरी अप हो जाए, और नीचे गिर गया। सो दैट पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग, पीपल, क्योंकि एक डाउन लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो तुम एक लेवल और चले जाओ, एंड देन यू गो अप, और खत्म हो जाती स्टोरी। मैं इसी मॉडल को बोलता हूँ ट्राई समिट स्टोरी टेलिंग सिस्टम। समिट 3 होनी चाहिए, 3 माउंटेन होने चाहिए आपके, एक नहीं। ट्राई समिट स्टोरी टेलिंग सिस्टम, मेरा विजुअल भी वही है उसमें। तो आई रियली कनेक्टेड वंस अगेन कि एक बार से नहीं होगा, और गिर जाए। और ऑडियंस को बहुत मजा आता है जब आप बिल्कुल रॉक बॉटम पहुंचते हो, फिर उससे उठते भी हो, फिर वो तो है। एंड इट्स ऑल्सो इमोशंस। तो मुझे लगता है कि ये अटैक जब करते हो तब हंसते हैं सब, फिर डाउन जाते हो थोड़ा लगता है ओ ठीक है चलो वो है, फिर और डाउन होते हो तब आप इमोशंस के साथ टच कर जाते हो कि भाई यहाँ तो, क्योंकि वो बहुत बार बहुत सारे स्पीकर्स बहुत अच्छे भी होते हैं ना, लाइक लुक एट, आप शाहरुख खान देखो, बिल गेट्स देखो, या कोई भी देखो, हुएवर, जिन्होंने जो भी डाउन की बात करते हैं, तब भी उस मोमेंट पे भले वो आपके साथ नहीं हुआ है,
पर वो इमेजिन करा देते हैं कि ये कभी होना भी नहीं चाहिए, सो दे गिव यू फियर ऑफ लॉस हाँ कि भाई ये हो तुम्हारा साथ, तो सब सोचने लग जाते हैं भाई मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए, पता नहीं कैसे किया कैसे किया, लाइक एंड दैट मोमेंट इज तब बिल्कुल। आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स 100%। एंड आई डू दैट ऑब्वियसली। मैं तो इमोशन तो बहुत ही ज़्यादा, मैं तो बिलीव ही नहीं करता था जब मैंने पूरी लाइफ टर्न अराउंड हुई। तो हर जगह पे मैं तो जो भी स्टोरी सुनाता हूँ, मतलब उसके अंदर ये पूरे प्रिंसिपल्स इनकोड हो गए। लेकिन अब मैं उसको फार्मूला की तरफ, मतलब किसी और को सिखाना होता है वो फार्मूला में सिखा सकता हूँ, बट हाँ कि इतना खराब इतना खराब इतना खराब, इससे क्या खराब फिर। हु डू यू थिंक सबसे बेस्ट पब्लिक स्पीकर कौन है आपके अकॉर्डिंग, जिनको सिर्फ देखने में ही मास्टर क्लास है? हिटलर। हिटलर, व्हाई? आप कभी उसके जर्मन में भी बोले हैं, सारे जर्मन वीडियोस देखे हैं आप हिटलर के? देखना कभी। एक बंदा जो अपने नेशन के लोगों को, अपने आस पड़ोस के लोगों के अगेंस्ट, जूस तो साथ ही रहते थे, भाई ही थे जर्मन्स के, मारने पे जेनोसाइड तक के लिए मजबूर कर दे और लोग आर्म्स उठा लें। भाई जरूरी तो नहीं था कि फ्यूरर ने बोला तो करना ही है, ऐसा नहीं था। जो इस लेवल पे किसी को बोल सकता है कि जर्मन प्राइड के लिए जूस का मरना जरूरी है और उनको हम आग में कैंप, इस चीज को कोई पॉजिटिव सेंस में लगा ले। अगर एक लीडर हूं, अगर मैं वो लॉयल्टी ला सकूं 4 लोगों की टीम में, स्टीव जॉब्स वाज अनदर वेरी 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 पावरफुल, मतलब अनबिलीवेबल, मतलब इनिशियल पार्ट फॉर लेट्स से अ फ्यू इयर्स ऑफ नरेंद्र मोदी। Barack Obama is an accomplished and polished speaker, but he's not at all in the leagues of this. बट मुझे नहीं लगता कि हिटलर या स्टीव जॉब्स के बियॉन्ड कोई इतना सॉलिड। और हिटलर का तो मतलब क्या करवाया उसने, वो तो जिहादी लीडर भी नहीं था कि 100 टेररिस्ट को जाके पूरे कंट्री के लोगों को कि नहीं इनको, और वो जो आपके दोस्त हैं, आपके भाई एक तरह से हैं, उन लोगों को अपने गैस चेम्बर में जाके मरवा दिया। और उसके वर्ड्स नहीं तो करवाया सब कुछ। वो जब बोलता था, उसके वीडियोस आप देखना, जर्मन में हैं, लेकिन आपको लगेगा यार मैं ही लाइफ में कुछ फोड़ दूंगा आज से ही, मतलब जबकि आपसे कोई कनेक्शन। आप यूज दैट फॉर ए पॉजिटिव पर्पस। आई एम नॉट प्रेजिंग हिटलर एट ऑल, मतलब और नोबडी इन द वर्ल्ड शुड एंड कैन, बट वही स्किल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है ना। अगर आप उसको किसी पॉजिटिव चीज के लिए, अब लोग एनजीओ है, फंड रेज कर रहे हैं, मर रहे हैं लोग अफ्रीका में, उसके ऊपर पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई सुनना ही नहीं चाहता। बट अगर मैं हिटलर की पब्लिक स्पीकिंग से फंड रेजिंग करूं, लोग पूरा अपने हार्ट्स एंड वॉलेट्स खोल देंगे। तो क्या मैं डार्केस्ट पर्सन इन हिस्ट्री, जो हमारी रिसेंट हिस्ट्री में तो उससे डार्क कोई नहीं है, मतलब 60 लाख जूस को गैस चैम्बर में जाके मरवा दिया। ट्रेन में जा रहे हैं मरने के लिए लोग, ट्रेन जा रही है अंदर गैस चैम्बर में, या वो जो भी कॉन्सेंट्रेशन, पर उसने करवाया उसके वर्ड्स से। तो आई थिंक इससे बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता। नेगेटिव कॉज पॉजिटिव कॉज डजंट मैटर। मैं हिटलर को अप्रिशिएट नहीं करूं, बट स्किल तो स्किल है यार। टॉकिंग अबाउट कन्विंसिंग स्किल्स, दुनिया में आज भी लोग कन्विंस्ड हैं कि MBA करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कन्विंस्ड है, राइट। और IIMs जाना चाहिए, हार्वर्ड जाना चाहिए, स्टैनफोर्ड जाना चाहिए। दे आर कन्विंस्ड एंड दे वांट टू डू दिस, राइट। एक तरीके से एक आज भी इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है बहुत लोगों की नज़रों में, राइट। नाउ आपका भी IIM में सिलेक्शन हो गया था, हार्वर्ड में सिलेक्शन हो गया था, बट आपने रिजेक्ट कर दिया, तो आप क्यों नहीं कन्विंस हुए? आप तो करते ही हो, बच्चों को तैयार करते हो। बिल्कुल। मैं देखो एक चीज हो जाती है ना, एक कहावत सुनी है मैंने, दोज हु कैन डू, दोज हु कांट टीच। ये फिर उसमें नया भी, दोज हु कांट कोच और कंसल्ट, तो मैकिंजी पे भी वो अप्लाई हो सकता है, कहीं पे भी। तो ये तो हो गई मस्ती वाली बात। लेकिन जब मैंने अपनी लाइफ का इतना ट्रॉमेटिक पीरियड देखने के बाद सबसे ज़्यादा जॉय महसूस किया वो पढ़ाने में। तो तब तो मैं 11-12 के बच्चों को मैथ फिजिक्स पढ़ाया करता था, क्योंकि उतने ही आता था। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आपको क्या आता है, जो आता है वही। और मुझे जो सबसे ज़्यादा जॉय मिला, जबकि मैं बहुत इम्परफेक्ट टीचर था इन द सेंस ऑफ नॉट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बट टीचिंग तो नहीं आती थी, स्किल तो नहीं थी, एम्पैथी भी नहीं थी, बट मुझे लगा कि यार इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। और दिस वाज आफ्टर फर्स्ट ईयर्स ड्रॉप ईयर जो था मेरा। बट आई डिड नॉट फाइंड कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा या कुछ भी।
पर जब मैंने कैट की तैयारी शुरू की ना, तो कैट का सिलेबस, एवरीथिंग was exactly what I had done for 7 years without realizing. Reading comprehension, language, vocabulary, grammar, उसमें तो सब कुछ आता था, और मैथ, सब कुछ वही. तो I became like, लोग 5% सवाल सॉल्व नहीं कर पाते हैं शुरू में, तो I could solve 95%. 5% was still a challenge. तो गेमिफिकेशन में मजा आता है जब आप नहीं कर पाते हो, एक लेवल ऊपर करना. मुझे लगा मुझे फील्ड भी मिल गई है कि ये हो गया, टीचर ही बनना है. ये तो पक्का था कि टीचर ही बनना है. IIM जाके भी, हार्वर्ड जाके भी बनना तो टीचर ही. तो दैट वाज माय वेरी स्ट्रांग थिंग कि मुझे वो मिल गया. तो उसके बाद टैग्स ने तो मुझे कभी भी एक्साइट नहीं है. हाँ, मतलब ये सब तो ठीक है, बट अगर लोग जाना चाहते हैं तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि मैंने कैट क्लियर किया था, उसके लिए मुझे हो गया कि कर लिया. मेरा कॉल आया था और मैंने फाइनल इंटरव्यू क्लियर किया. अब मैं जाऊं चाहे नहीं जाऊं, क्या एम आई केपेबल ऑफ टीचिंग यू फॉर द कैट, टीचिंग यू फॉर द ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू? आई एम, बिकॉज आई हैव डन द हाईएस्ट. आपकी क्या एम्बिशन हो सकती है? आई एम अहमदाबाद से, उससे ऊपर तो हो नहीं सकती. अगर ग्लोबल एमबीए जो बाद में आया मेरी लाइफ में, एक सीन कि उसका क्या हाईएस्ट एम्बिशन है, हार्वर्ड. और मुझे हार्वर्ड नहीं जाना था, ये मुझे बहुत क्लियरली पता था कि मेरा होगा तो मुझे हार्वर्ड नहीं जाना मुझे. और ये भी नहीं था कि इसका बिजनेस बनाना है, तो इसलिए मुझे टीचर बनना था. तो मैं बगैर पैसे के पढ़ाने को तैयार था. आज भी मुझे स्टेज पे खुला छोड़ दो, मैं 12 घंटे, अगर इंटरेस्टेड ऑडियंस है, आई कैन जस्ट टीच देम फॉर 12 आवर्स समथिंग आउटस्टैंडिंग फिनोमेनल. तो वो जब मिल गया, प्रोडक्ट भी मिल गया, पैशन तो था ही कि ये, और समझ आ गया कि ये पर्पस नहीं था उसमें. देयर वाज नो पर्पस टू चेंज लाइव्स. आई जस्ट वांटेड टू टीच, दैट्स इट. आई डिडंट केयर कि ये मेरी टीचिंग से इनका कुछ लाइफ बदलेगी या नहीं, ये जबरदस्ती में ब्रैग करूं, कुछ नहीं था ऐसा. ना पैसे का दिमाग में था, पर प्रोडक्ट मिल गया. प्रोडक्ट मतलब रोज करोगे क्या, टीच करोगे क्या आप? तो दो चीजें मिल गई. पैसा तो अब जो झाड़ू लगाता है सड़क पे वो भी कमाता ही है, कुछ तो कमाता ही है. तो पैसा तो कमा ही लोगे आप. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी पैसा कमाता है, तो कैट ट्रेनर तो कमा ही सकता है. इंडिया में तो वो बोरे में कमा सकता है भर ऐसी हालत. तो पर वो कभी ड्राइवर नहीं था. बट वन थिंग आई डिड नॉट हैव वाज पर्पस. आई डिड नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग to send someone to IIM Ahmedabad or Harvard and change their life in the initial years. No. I just wanted to stand on stage and blow their minds. Okay. मतलब blow their mind was the end of the goal. हाँ, बट वो चेंज हुआ धीरे धीरे. फिर किसी दिन ये रियलाइजेशन हुआ कि ऐसे तो चल ही नहीं सकता. एंड व्हाई डू आई डू? जब आपके पास पैसा आ जाए, फिर लगता है कि अगले दिन क्या करना है. तो वो थोड़ा बाद में हुआ, बहुत क्लियरली वो बाद में ही हुआ. बट व्हेन आई फाउंड दैट, then the journey sustained for so long. 29 years से कोई आप काम कर रहे हो, और आज भी कर रहे हो, बाकी भी बहुत कुछ करते हो आप, लेकिन कोर काम कर रहे हो, तो सस्टेन नहीं होता. तो you had that purpose engine later. So money I earned a lot compared to normal standards. So I was like a very rich person very soon. And it was not even once my driver कि यार पैसे कमाने के लिए कैट ट्रेनर बन जाओ. मुझे तो टीचर बनना था, स्टेज पे होना था और माइंड ब्लो करना था, बात खत्म. बट फिर रिजेक्ट क्यों किया? मतलब जाके पढ़ाई क्यों नहीं करी? तो 2 साल क्या करोगे? मतलब आपको जो टैग्स चाहिए मिल गए ना आपको. अच्छा, आपको ये था कि बस क्योंकि मुझे पढ़ाना है. मैंने एक्चुअली कुछ दिनों के लिए ज्वाइन किया था IIM अहमदाबाद. आई एम जस्ट शेयरिंग दैट विद यू, बट वो नॉट फॉर एनी अदर रीजन. पर ये था कि MBA के बाद भी टीचर बनना है. चलो MBA बन के टीचर बन जाते हैं. कोई एग्जाम्पल नहीं था हमारे टाइम पे उस समय, बट आई सेड चलो ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है. तो आई ज्वाइंड एंड आई रियलाइज्ड 2-3 दिन के बाद कि यार ये सब क्लास और असाइनमेंट और क्विज और ये और वो और केस स्टडी और ये मुझे तो कोई किक नहीं दे रहा है. मतलब इट्स नॉट बैड, इट्स मेरे लिए नहीं है. हाँ, मुझे लगा मेरी जो एम है लाइफ में 2 साल बाद, उससे कोई रेजोनेंस नहीं है. अगर टैग भी चाहिए तो मैं बोल दूंगा आई एम ड्रॉप आउट टीचिंग यू फॉर कैट. बिग डील, हो गया टैग. तो आई समहाउ जस्ट डिड नॉट. बट फिर हार्वर्ड रिजेक्ट क्यों किया? तो हार्वर्ड ये हुआ कि भाई मैं जब बड़ा हो रहा था तो वी ग्रू अप विद द ड्रीम ऑफ हार्वर्ड ओनली. मतलब देयर वाज ओनली वन ड्रीम इन द वर्ल्ड, दैट आई वाज, बिकॉज हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू घर में आती थी मैगजीन, और वो पेरेंट्स का भी थोड़ा था वो कि इंडिया से ज़्यादा मतलब वो हार्वर्ड स्टोरी. तो आई वाज काइंड ऑफ रेडी. तो 1995 में आई वाज इन माय फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, और उस टाइम पे कैट भी लिखवाया, GMAT भी लिखवाया, और कि भाई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी कर रहे हो आप तो चलो GRE भी लिख ही दो.
तो जीमैट में मेरा 800 स्कोर आ गया और इतनी इंटर्नशिप्स कर ली थी मैंने, इतने गंदे गंदे काम, अच्छे अच्छे काम सब कर लिया था, तो आई हैड अ वेरी सॉलिड रिज्यूमे। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि हार्वर्ड में 1996 was the first year when they changed the rules कि without WorkX we will not accept you. You have to have WorkX. और ये रूल चेंज हुआ था एप्लीकेशन डेडलाइन के 1 महीना पहले। तो अगस्त में आप सबमिट करते हो, जैसे अगर आप, मैं क्योंकि फ्रेश, अभी तो IIM में फ्रेशर की तरह जा सकते हो ना, बिल्कुल जा सकते हो, वो तब वैसा होता था। तो 1995 में मैं अपने 7th सेमेस्टर पढ़ रहा हूँ और 7th सेमेस्टर में अगस्त में एप्लीकेशन सबमिट करनी, तो जुलाई तक आपने जीमैट एप्लीकेशन, तो वो मेरी एप्लीकेशन रेडी। मुझे तो लगा इससे अच्छी क्या ही एप्लीकेशन होगी, मेरे पास तो बेस्ट स्कोर है और सारे रिज्यूमे बहुत सॉलिड है। एंड आई अप्लाइड। लिटिल डिड आई नो दैट जस्ट 1 month back the rules had changed that you had to have 2 years of WorkX. And I had no idea. I mean, in ignorance applied. And there was no internet, there was no email. We had to send the application also by physical mail. Yeah. और वो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में न्यूज़ आते आते 2-3 महीने लग गए, जब बाद में आई। तो मैंने तो लगा कि अगर इंडिया से मेरा हार्वर्ड नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, मतलब वो एरोगेंस थोड़ी सी चल ही रही थी। और वो पता ही नहीं था रूल। तो वहाँ पे होता था कि अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए तो एक ट्रेनर है इंडिया में, उससे बात कर लो। वो करण गुप्ता कोई बॉम्बे में ट्रेनर होता था उस टाइम पे, जो भी, अब वो क्या है पता नहीं। तो मैंने बोला अगर इंटरव्यू का कॉल आया तो एटलीस्ट आई नीड टू नो। तो माई पेरेंट्स सेंट मी कि उससे मिल के आओ, पूरा प्रिंट आउट वगैरह लेके अपॉइंटमेंट ली, 45 मिनट्स मिलूंगा। ये उसने मेरी एप्लीकेशन देखी, ये भेजा है तुमने? मैंने कहा हाँ ये भेजा है। क्या सोच के भेजा, मतलब क्या? मेरा बेटा होता ना तुम्हारी जगह खड़ा, उसको जूते मार देता मैं अभी के अभी। मेरा टाइम वेस्ट किया, हार्वर्ड का टाइम वेस्ट किया, क्यों? तो मैंने बोला सर हुआ क्या, मेरा तो स्कोर भी है सब। मैंने यही पूछा, तुमको नहीं पता 1 महीना पहले रूल चेंज हो गया? कौन सा रूल चेंज हो गया? नहीं ये WorkX कंपनी। उसने तो जो गालियां सुनाई हैं मुझे उस दिन, तुम तो बोले चलो वेट करो रिजेक्शन लेटर का, कोई बात नहीं आएगा घर में। इंडिया में अगर कोई हार्वर्ड अप्लाई कर रहा है तो मुझसे पूछे बगैर करता नहीं। पहली तो तुम्हारी ये मिस्टेक कि तुमने कैसे कर दी। मतलब ही मेड मी रियलाइज दैट कि मुझसे पूछे बगैर तुमने कैसे कर दी। और वो रूल चेंज हो गया और आ गया मेरे पास रिजेक्शन लेटर की सॉरी यू डू नॉट हैव वर्क एक्सपीरियंस। एंड वो कुछ नहीं, कोई अपॉलॉजी कुछ, वो क्यों, तो क्या मतलब है, पर लेटर आया प्रॉपर। That day you could have totally knocked me out with a straw. मतलब you could just एक feather से कि बस बंदा लेट जाए, कुछ नहीं। तो that was the dream and then the second best thing was CAT. वो अच्छे से निकल गया तो IMA was the thing. But उस दौरान ये समझ आ गया था कि बनना तो टीचर ही है। But Harvard would have been my dream to study also, क्योंकि वो केस मेथड और ये और वो था, मतलब उसका चार्म ही अलग था आगे। But that didn't happen. तो बाद में जब मेरे पास WorkX आ गया, अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप भी, और एक मैंने पार्ट टाइम जॉब ऑफर भी लेके एक BCG में कंसल्टेंट का भी रोल कर लिया था बीच में, एक सब वो भी नॉर्थ अमेरिका सब, तो वो सारा सॉलिड। तो मुझे लगा यार एक बार निकालना है, मेरे दिल में है कि मैं हार्वर्ड क्रैक करना चाहता हूँ, उसके बाद कुछ हो नहीं हो। तो मैंने 2003 में अप्लाई किया। तो अच्छा खासा WorkX था, तो उस टाइम तो सभी था मेरे पास, जीमैट दिया फिर से। हाँ, तो मेरे 5 साल बाद जीमैट का स्कोर एक्सपायर हो गया, तो वापस से लिखना पड़ा। आई गॉट अ डिसेंट स्कोर दिस टाइम, आई डिडंट गेट अ परफेक्ट स्कोर बट वेरी गुड स्कोर। अप्लाइड, बड़े आराम से सब क्लियर हो गया। इस बार तो इंटरव्यू भी बस मस्ती टाइप की इंटरव्यू हुई कि अरे एवरीथिंग इज ग्रेट अबाउट दिस एंड दैट, आई गॉट थ्रू। बट आई देन सॉ कि यार अब तो मैं 7 साल में क्या सीख गया, जितनी मैनेजमेंट की दुनिया थी मैं तो खुद धंधा चला रहा हूँ दिन भर ही, और मैनेजमेंट की ही लेसन दे रहा हूँ लोगों को। तो पता नहीं अब मैं 2 साल लगाऊंगा कि नहीं। तो आई थॉट यार इसको पार्क कर देते हैं आइडिया को। तो आई डिड नॉट गो फाइनली, बट आई क्रैक्ड। फिर धीरे धीरे होता है कि कैट के ही स्टूडेंट आते हैं या कोई और आता है, आप जीमैट नहीं कराते क्या, आप GRE नहीं कराते क्या। तो पहले तो जब मैंने शुरू किया था तो जीमैट GRE कैट के स्टूडेंट एक साथ बैठते थे। आई डिड नॉट इवन नो कौन, मतलब क्योंकि कोई ट्रेनर ही नहीं होता था। तो मैंने अहमदाबाद में शुरू किया था, बाय द वे भी है, क्योंकि आई वाज लिविंग इन IMA कैंपस। तो कुछ दिनों बाद मैं गया अपने डीन के पास कि सर मुझे तो ड्रॉप आउट करना है। उसने बोला लास्ट टाइम somebody dropped out was when we asked him to leave because he had been medically unfit,
IMA को कौन ड्रॉप करता है? मैंने कहा सर मुझे जम नहीं रहा है। तो बोले नहीं देखो, तुम्हें अटेंडेंस नहीं करना, क्लास अटेंड नहीं करना, कोई बात नहीं, ये न्यूज़ बाहर नहीं जाना चाहिए कि कोई IIM अहमदाबाद से ड्रॉप आउट करना चाहता है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD और मीडिया दोनों मुझे जला देंगे। मतलब बोले कैसे, आप क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करो, क्या इतना बोरिंग है, क्या घटिया है, क्या है? तो उसने बोला ठीक है, डोंट अटेंड द क्लासेस, यू मे लिव समवेयर वेयर एवर, बट ऑफिशियली यू विल रिमेन अ स्टूडेंट। तो मेरे को लगा ठीक है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, नहीं दे। तो आई गेव एन एड, मैंने एडवर्टीजमेंट कैसे देते हैं न्यूज़पेपर में, वंस अगेन नो डिजिटल, देयर वाज नो इंटरनेट। ओके, सो इंटरनेट हैड जस्ट कम व्हेन आई एंटर्ड IIM, इंटरनेट हैड जस्ट कम, टेक्स्ट बेस्ड, डायल अप, वो वाला इंटरनेट। तो मैंने एक दिव्य भास्कर पेपर आता था, वहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया की रीडरशिप थी 800, दिव्य भास्कर 5.4 lakhs 800, वो बॉम्बे एडिशन वो आता था, भेज देते थे, अगले दिन आता था वो वाला। तो मैंने दिया, और मैंने सोचा क्लासिफाइड डाटा आते हैं तो वर्टिकल स्ट्रिप तो कोई आती ही रहती हैं, तो कोई नहीं पढ़ता, तो मैंने डायगोनल स्ट्रिप लिया, 3 गुना पैसा दिया। मैंने कहा मुझे डायगोनल ऐड चाहिए। एड में वर्टिकल के बजाय डायगोनल स्ट्रिप में, इतना लंबा डायगोनल स्ट्रिप में सिर्फ ये लिखा है कैट ट्रेनिंग बाय एन IIM अहमदाबाद स्टूडेंट, बस कुछ नहीं। और मैंने एक दिन पहले मोबाइल खरीदा था, क्योंकि तब मोबाइल में इनकमिंग का भी 10 रुपये पर मिनट लगता था, और तभी उसी साल मोबाइल भी आया था, नंबर दे दिया। मुझे लगा कि यार क्या ही, इससे क्या ही होगा, 2-4 लोग आएंगे, शायद पॉकेट मनी निकल जाए, नहीं तो देखेंगे, नहीं चला तो क्या फर्क पड़ता है, 2-3 हज़ार का ऐड है, चलो हो गया। आप भरोसा नहीं करोगे, मेरे पास 3000 फोन आए शायद 4-5 दिन के अंदर। मैं एक फोन पे हूँ और पीछे से 17 मिस कॉल, एक कॉल पे हूँ, कोई स्टाफ नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास तो जगह नहीं, कुछ नहीं, मैं तो मस्ती में कर दिया। एंड आई हैड फ्लड ऑफ स्टूडेंट्स। I had to hire an auditorium. I had to run 3 batches, 1,000 people each. Morning batch 1,000, afternoon batch 1,000 each. I did not know when I bathed, when I ate, what I did. मतलब शुरू में एक छोटा सा ऑफिस लिया था, उसकी झाड़ू भी मैं लगाता था, और मैं उसके सोफे पे वहीं सो जाता था कि 2 बजे रात को, 7 बजे तो आना ही है, कौन जाए क्या करे। एड्रेनालिन कुछ अलग ही लेवल का था, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं, कोई टॉक्सिक वर्क कल्चर नहीं किया। मैं तो 20 घंटे करता था काम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज का जो नाटक है कि ये नहीं वो नहीं, बर्नआउट, आई डोंट नो, आई जस्ट डिडंट गेट इट। एंड क्योंकि मैंने जुलाई एंड में शुरू किया था और कैट होती थी दिसंबर में, तो टाइम बहुत कम, और उसमें आप भरोसा करोगे ज़्यादातर जो कॉल्स आए उनको कैट पढ़ना ही नहीं है, उनको GMAT या GRE पढ़ना, और कोई टीचर नहीं है। तो मैंने तो बोला कि बट वो तो हम नहीं पढ़ाते हैं। अरे कुछ नहीं, बरोबर ही छे, मतलब सिलेबस सेम ही है, तो पढ़ा उनको सिर्फ US जाना था। हाँ पढ़ा तमें कुछ नहीं, जो भी मेरे को तो आता नहीं बोलना, बट थोड़ा बहुत मैं समझा। दिकरा बैठेगा क्लास में, सीख जाएगा, कुछ तो सीख ही जाएगा, बराबर ही है, सेम भी नहीं, वो बराबर वर्ड उसके लिए। तो मैंने पता किया था कुछ दिनों पहले कि क्यों क्रेज है, तो मेरे कोई रहते थे रिलेटिव, उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क की टेलीफोन डायरेक्टरी इतनी मोटी है, बिजनेस पेजेस नहीं, एक टेलीफोन डायरेक्टरी आती थी पहले, बहुत पहले की। न्यूयॉर्क की टेलीफोन डायरेक्टरी में द लार्जेस्ट अकरिंग सरनेम वाज पटेल। न्यूयॉर्क की टेलीफोन, तब मुझे समझ आया कि हाँ इनको तो अमेरिका जाना है। गुजरात स्टेट की हिस्ट्री से पिछले 12 से 14 साल में कोई कभी IIM अहमदाबाद नहीं गया था, ये तो उनका क्रेज ही नहीं जाना। मतलब IIM तो है ये भी नहीं पता। समहाउ मैं पूरे स्टेट से 12 से 14 साल की हिस्ट्री में कोई कभी IIM अहमदाबाद नहीं गया। मतलब एवरीबडी वाज नॉन गुजराती देयर और नॉन फ्रॉम गुजरात और समथिंग। तो ट्रेन किया 3-3 हज़ार लोग, और वो बात भी करना चाहते हैं आपसे। मैं तो सोचा था 5-10 हज़ार रुपये कमाएंगे थोड़ा, यहाँ तो मतलब इक्विवेलेंट टू $1 मिलियनेयर बात हुई शुरू। तो खत्म हुआ, और पहले बार 14 साल की हिस्ट्री या 12 साल की, अब तो याद नहीं, 9 लोगों का IIM अहमदाबाद भी सिलेक्शन हुआ गुजरात स्टेट से। बाहर से तो हुआ ही होगा, जो मेरे स्टूडेंट नहीं थे क्योंकि डिजिटल नहीं था, और दूसरा एक हार्वर्ड सिलेक्शन, एक MIT और एक स्टैनफोर्ड सिलेक्शन पहले साल में, पहली बैच में। आपकी पहली बैच तो नहीं बोलूंगा क्योंकि बैच तो 3 होते थे, बट पहले साल में। एंड इट वाज नॉट 1 year ऑफ एफर्ट, इट वाज एन एफर्ट ऑफ व्हाट अगस्त सितंबर अक्टूबर ही पढ़ाया, और नवंबर में तो कुछ टेस्ट सीरीज टाइप का करा, और दिसंबर में तो एग्जाम है। 3-4 महीने। तो मुझे लग गया कि 3 महीने में हो सकता है। फिर ये जो बकवास चलती है कि 2 साल पढ़ो, 1.5 साल पढ़ो, मैं समझ
गया कि ये है पॉसिबिलिटी. तो somehow I never advocated that you have to study for years together and you'll fail and this. It doesn't mean everybody got into IIMs, but many students got into some of the really good schools abroad. Yes. कहीं ना कहीं तो हो ही गया. और नहीं तो लोअर रंग जो MBA है स्टार्ट तो ऐसे ही हुआ, बट दैट वाज द. कंपेयर हार्वर्ड MBA, IIM MBA, कौन सा बेटर? आईवी लीग MBA और इंडियन MBA, टॉप कॉलेजेस अगर आपको कंपेयर करना हो तो. आज तो करिकुलम तो ऑलमोस्ट सेम है, एकदम ही सेम है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ही उठा लेते हैं. और वो जैसे ISB है, उसका पार्टनर स्कूल ही केलॉग, वॉटन, ये सब है. तो उसमें डायरेक्टली जो वहाँ चल रहा है अगले दिन यहाँ हो रहा है. प्रोफेसर्स भी सेम है उसके, तो बहुत सारे फॉरेन प्रोफेसर. द प्रॉब्लम इज सिलेक्शन. आप अगर प्योर एकेडमिक रिगर पे ही सिलेक्ट करते हो कि नहीं मैथ इतना टफ आएगा और इतना फायदा होगा, और तो जो लोग कैट क्रैक करते हैं, अब तो बदला है 4-5 साल में, प्रोफाइल पे भी मैटर करने लगा है. कैट वाज द ओनली थिंग. उसके बाद इंटरव्यू वाज अनदर रिजेक्शन. वो लोग जब सिलेक्ट करते हैं एक अंडर ग्रेड लेवल पे भी और ग्रेजुएट लेवल पे भी, इट इज GMAT और GRE is one of the components. But there is a lot more. The way you express yourself in statement of purpose, the way you write your resume, the way you get your recommendations, the work you do, extracurriculars, fundraise, 1000 चीजें, startup you. तो sports, इसमें सब कुछ मैटर करता है उनके लिए. And they take a person who has failed a lot. They don't take a person who has only succeeded. Always a 10-pointer, sorry, we don't want you. We don't want you, मतलब नहीं चाहिए. तो फेल कहाँ हो गए आप? जब अगर एकेडमिकली फेल नहीं हो गए तो कहाँ? आप स्पोर्ट्स फील्ड पे फेल हो सकते हो, आप फंड रेजिंग में. तो हर स्टूडेंट अमेरिका में वो कोई पॉलिटिकल कैंपेन कर रहा है, फंड रेज कर रहा है, कोई चैरिटी मिशन कुछ कर रहा है, कोई हेल्थ ड्राइव में इन्वॉल्व है, कोई कुछ ना कुछ, वो ऑन ग्राउंड 10 चीजें होती हैं. And they want to see, and there is a major question, tell us about your failure, what you learned from. And कोई ना कोई तरीके से आ ही जाता है, कोई ना कोई तरीके से. यहाँ पे ऐसा कोई सीन ही नहीं, एसेज होते ही नहीं, कुछ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अभी शुरू हुआ है. तो यू आर टेकिंग वेरी डिफरेंट पीपल. द करिकुलम इज द सेम, बट इनटेक अलग होगा तो लोग. हाँ, तो दैट इज वन. सेकेंड, इफ यू वांट टू सक्सीड इन इंडिया टुडे, IIMs एंड ISB आर वेरी गुड बेट्स. लाइक आपको अगर लेकिन ग्लोबल CEO बनना है, किसी की एम्बिशन है कि मुझे नेक्स्ट सत्या नडेला या सुंदर पिचाई बनना है, तो वो लोगों ने इंडिया से टेक एजुकेशन किया, IIT से किया, किसी ने MIT मणिपाल से किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने MBA किया प्रॉपर 2 साल का. 5 साल बाद जॉब वॉब छोड़ के, लोन लेके, GMAT दे. वन ऑफ देम वेंट टू वॉटन, वन वेंट टू बूथ. Sundar Pichai is from Wharton and Satya Nadella is from Booth. And they Chicago. Booth. They attribute their success to their business education a lot. बहुत जगहों पे बोला है उन्होंने, बहुत सारे. तो जो ये है कि आपको वहां जाके अगर कुछ करना है, यू वांट टू बिकम अ Fortune 100 CEO, लेट्स से, अब होते हैं इंडिया के बने हैं लोग बहुत सारे, तो आप IIM से नहीं हो सकते फिर. लेकिन अगर आपको इंडिया में करियर चाहिए तो आप बिल्कुल IIM इज अ ग्रेट बेट. सो डिपेंडिंग ऑन द एम्बिशन. ROI कहाँ पे जल्दी मिलता है? ROI मतलब डिपेंड करता है आप उसको कैसे देखते हो, पहली सैलरी से या पहले 5 साल में. मेरे को पैसे जितने मैंने लगाए उतना जल्दी चाहिए, कौन देगा? हाँ, अगर वैसे आप देख रहे हो तो आई थिंक आईवी लीग्स थोड़ा आगे हैं उससे. अभी जो रिसेंट न्यूज़ है उसमें तो चलता रहता है कि हार्वर्ड को भी जॉब नहीं मिल रही. वो तो ब्लो अप होती है हर चीज़, जरा सी भी. बट ओवरऑल ये है कि पैसा भी वो ज़्यादा लेते हैं, लेकिन जॉब्स भी. अब $2.5 लाख की एवरेज सैलरी है वॉटन की, एवरेज. तो आपने अगर $1.5 लाख दिया भी तो 1 साल में आपका रिटर्न हो गया. अब IIM अहमदाबाद की सैलरी 26 लाख करीब सपोज, और कुछ 34 लाख का पैकेज मिल रहा है. तो वहाँ से भी हो गया एक तरह से. लेकिन मैं इसको ऐसे देखता नहीं हूँ, मैं इसको देखता हूँ ROI इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म. पहली सैलरी आपकी हो सकता है ठीक ठाक हो, लेकिन 5 ईयर अगर देखा जाए या 20 साल की ट्रेजेक्टरी, करियर तो चलेगा ना आपका 15-20. then the growth is way higher in MBAs abroad. But which is not to say India MBA की नहीं है, वो स्केल ही अलग है ना. आप कोई स्टार्ट कर रहा है $3 लाख पे और कोई स्टार्ट कर रहा है $30 लाख पे, तो वो अलग ही. अब वहां से बोलते हैं ना कि 1-2 एरोस छोड़ो, 1 डिग्री भी डिफरेंस होगा तो 400 किलोमीटर जाके वो इतना बड़ा हो जाएगा कि 2 सिटीज में लैंड कर सकते. तो स्टार्टिंग डिफरेंस मे नॉट लुक वेरी बिग, बट 20 years horizon, 15 years ये है. But I still say, if you want to have a career in India, don't go abroad and then come back and then do something. No, that should not be your aim. India में बहुत अच्छा कर, IIMs के कितने लोग हैं CEOs बने हैं टॉप,
बट वो कॉर्पोरेट्स के ही लिए है। ये एक और चीज़ है, स्टार्टअप एंड ऑल, अगर आपको ये है कि मुझे स्टार्टअप में काम करना है, यू डोंट नीड एनीथिंग, यू वांट टू बी अ फाउंडर योरसेल्फ, यू डोंट नीड। तो एमबीए नहीं चाहिए आपको। मैं एमबीए कोच होने के बाद भी ये बोल रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू बी अ टेक फाउंडर और समथिंग, बाद में कर लो, जाके टैग लगा लो, बट चाहिए नहीं आप। कितना पैसा लगता है एमबीए करने में, और कितने टाइम में मिल जाएगा मुझे रिटर्न वापस? सवाल वो नहीं है ना, सवाल ये कहाँ से एमबीए कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड। टॉप तो आपने बोला वॉर्टन, हार्वर्ड, वॉर्टन यूएस से की जाके मतलब फीस, सबसे बेस्ट कॉलेज। वॉर्टन की फीस मान लो $1.5 तो ट्यूशन, $1.5 तो ट्यूशन ही है 2 साल। $50,000 तो आप खर्च करोगे, तो $2 लाख तो आप दे ही रहे हो अप फ्रंट। इसमें स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है, बट मतलब $2 लाख, $2.25 करोड़ के आसपास और ज्यादा ही। हाँ आराम से आप दे रहे हो। और ऐसा नहीं कि हर किसी को मिलती, 10% लोगों की कहीं जॉब नहीं लगती। ये कोई जेल नहीं है कि मैं आ गया तो मेरे को तो खाना मिलेगा ही मिलेगा, मतलब वो नहीं है। इट्स नॉट एंटाइटलमेंट, नो एमबीए इज एन एंटाइटलमेंट, नो डिग्री इज एन एंटाइटलमेंट। 10% लोगों की हार्वर्ड से भी जॉब नहीं लगती, ये गारंटी। और मैं जब से सुन रहा हूँ, और IMA की भी नहीं लगती, ISB की भी नहीं लगती, 10% की। अभी जैसे सुना कि 23% पीपल डिड नॉट गेट प्लेसमेंट फ्रॉम हार्वर्ड, अभी रिसेंटली न्यूज़ थी। इसका मतलब मैं इसको ऐसे देखता ही नहीं। मैं ये सोचता हूँ, मैं अगर जाता तो क्या मैं बॉटम 23 पे बिलोंग करता? मैं तो नहीं करना चाहता यार, फिर तो मैं नहीं जा रहा कहीं पे भी। आई वॉन्ट टू बिलोंग टू टॉप 10% इफ नॉट टॉप 1%। तो मेरे लिए क्या रिस्क है, ये नहीं सोचते लोग। ओ एक हेडलाइन आएगी और अब तो नहीं जाना यूएस, अब तो है थोड़ा सा। बट क्यों नहीं लगती इतने टॉप कॉलेजेस के बाद भी? इंटाइटलमेंट का फीलिंग आ जाता है लोगों को कि अब तो हो। वहाँ जाके आपको डेली इतना एफर्ट लगाना पड़ता है, इतना सारा पिचिंग योर सेल्फ टू ऑल अननोन एम्प्लॉयर्स, बिकॉज टू दोज एम्प्लॉयर्स हार्वर्ड इज नॉट यूनिक ना। आप कर रहे हो, आपके जैसे हर बैचमेंट आपका 5 ही लोगों को करेगा, मैकिंजी करेगा, या ये 5 फंड्स हैं, 5 बैंक्स हैं, जो भी है। तो मतलब यू बीइंग फ्रॉम हार्वर्ड इज नो बिग डील फॉर देम, बिकॉज दैट्स द एंटायर फर्म इज ऑफ हार्वर्ड। जो सूट्स का जो कि कोई हार्वर्ड के अलावा है ही नहीं। अब तुम बोलो मैं हार्वर्ड से, बोला अरे तू जा सारे ही हार्वर्ड। हाँ, तो ये नहीं चलता ना वहाँ पर। तो यू हैव टू डेली कॉन्स्टेंट कॉफी डेट्स बोलते हैं, हर अननोन इंटरव्यू करो, रोज 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 नेटवर्किंग करो। मतलब आपको लाइफ के लिए तैयार तो कर देते हैं बहुत सॉलिड तरीके से। तो जो ये नहीं करेगा हाँ, देयर इज नो प्लेसमेंट सीजन इन टॉप स्कूल्स अब्रॉड। कंपनी नहीं आती है कैंपस में, जैसे यहाँ आती है ना, कंपनीज आती हैं और उठाती हैं। देयर इज नो डे 0, डे 1, डे 2, कुछ भी होता ही नहीं। नो कंपनी विजिट्स योर कैंपस, यू डू ऑल द फील्डिंग योरसेल्फ, यू डू ऑल ऑफ दैट। और आपने अगर उसका इंटर्नशिप क्रैक किया तो वहां जाके भी क्या रहा है, 8 हफ्ते में क्या ही कर लेंगे। पर नहीं, आप 8 हफ्ते में किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चेंज ला सकते हो। ऑपरेशनल ना भी ला पाओ, फिनिश नहीं करो, स्टार्ट तो कर सकते हो। तो वो 8 हफ्ते भी आपकी विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ आइडिया देने वाले लोग को कोई नहीं पसंद करता। गेट थिंग्स डन, डोंट टेल मी दिस इज रॉन्ग, फिक्स इट, डोंट टेल मी एनीथिंग। मतलब मुझे सजेशन मत दो, मैं जानता हूँ ये जो CEOs का सबसे बड़ी बीमारी है, जो लोग आगे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इट्स द बिगेस्ट टर्न ऑफ टू एनी टॉप मैनेजर। मेरे को पता है 10 गलतियां हैं मेरी कंपनी में, तू एक उठा और 1 महीने में पूरी ओन अप करके फिक्स कर। गेट शिट डन, दैट्स इट। वो नहीं होता तो फिर आप नहीं कर। तो फिर 10% लोग होते हैं थोड़े से रिलैक्स टाइप के कि ठीक है। कुछ लोग तो इंटाइटलमेंट में जाते भी इसलिए कि घर में ट्रेडिशन है, कि पैसा बहुत है, और उस तरह का भी होता है। आप ROI की बात बता रहे थे कि अगर $2.25 करोड़ खर्चा करे किसी ने, हाँ, तो अगर मैं ये रिलैक्स्ड क्राउड हटा दूं, तो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज यू हैव टू लिव ऑल्सो, यू हैव टू पे टैक्सेस ऑल्सो। बड़ी सैलरी दिखती है, $2.5 लाख सबको मिलती नहीं है। मीडियन इज 1.8, 180, 190। मान लो किसी की $1,800,000 की जॉब लग गई, या 200,000, चलो 200,000 में पहले तो 60,000 आपने दे दिए सरकार को, बगैर आपके दर्शन भी नहीं हो रहे हैं आपको तक। उसके बाद लिविंग कॉस्ट्स और बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे। कहीं पे आप नई जगह जाओगे, न्यूयॉर्क में रहना कोई आसान नहीं, कोई बड़ी जगह रहना, वैली में रहना, बॉस्टन में रहना कोई छोटा मोटा काम नहीं, बहुत महंगा है। हाँ, तो उसके बाद जो आपको बचेगा वो उतना नहीं होगा। तो $2 लाख का कोर्स और $2 लाख की सैलरी भी 5 साल में ही पे अप करवा पाएगी। टैक्सेशन भी है, इंटरेस्ट रेट में, फिर आपको ये डरे कि यार वीज़ा मिले, परमानेंट वीज़ा
तो उसके अलग हैं टेंशंस, बट ओवर द लॉन्ग टर्म पीपल जेन्युइनली मेक अ ह्यूज रिलीफ यू गो टू एन आईवी लीग. शॉर्ट टर्म में तो इट इज पेनफुल, और वही है शॉर्ट टर्म में व्हाट इज नॉट पेनफुल. 5 साल लग जाते हैं खर्चा निकालने में. हाँ, आईएम्स में भी अगर आपको पूरा पे अप करना है, मेरी एवरेज सैलरी ऑफ ए टॉप आईएम इज 34 lakhs. मेरी थोड़ी एवरेज से कम भी आप जॉब लग सकती है, एवरेज से 40 की भी लग गई. 40 पे तो 30% टैक्स है, सीधा 12 लाख तो आपका टैक्स हो गया. तो आईएम अहमदाबाद में सिर्फ 30 लाख सैलरी है एवरेज. एवरेज ना, 34 लाख एवरेज. हाँ, तो बहुत खराब हालत है उस सेंस में. उन लोगों के लिए सिर्फ 30 लाख नहीं, जो 4 लाख की जॉब कर रहा होता है ना, उसके लिए 30 लाख तो पता नहीं क्या होता है. इंडिया में CA CFA दोनों करने के बाद 7 लाख और 12 लाख रुपए सैलरी है. CFA लेवल 3 के बाद भी एवरेज सैलरी, CA की एवरेज सैलरी 8 लाख है. सोचते हैं CA मतलब पता नहीं 8 लाख साल के. साल का, ऑब्वियसली साल के यार, नहीं तो फिर क्या. साल के 8 लाख सैलरी है CS की. फिर आप सोचो क्या मिलेगा उसको, बचेगा क्या. अगर वो कोई जगह रह रहा है बैंगलोर बॉम्बे जैसी, उसको 1 रुपया नहीं बचता घर से पैसे मंगाने. तो वही CFA का है. जो 34 लाख, वो जो 8 लाख कमा रहा है CA करके, उसके लिए तो पागल, बहुत ही बड़ा है. हाँ, वो दिखता बहुत बड़ा है ना, है भी और दिखता भी. तो उसको तो टैक्सेस भरने हैं यहाँ पे भी, तो टैक्सेस भरने हैं, तो वो 1/3 तो यहाँ भी चले जाएगा. 1/3. फिर लोगों की एम्बिशन होती है कि अब तो मेरे को इंडिपेंडेंट घर ही चाहिए, अब मैं लौंडों के साथ नहीं रहूंगा, मैं ये नहीं करूंगा. हाँ, मतलब होता है यार कि नहीं, बिल्कुल होता है यार. अब मैं नहीं बैचलर्स के साथ रहना. फिर आपको तो 4-5 साल इसमें भी लग जाते हैं यहाँ भी. हाँ, फिर एम्बिशन बढ़ जाता ना कि घर अच्छा हो, गाड़ी हो. गाड़ी घर अगर मैं लग गया अब, तो फिर तो पूरी लाइफ में फिर EMI 40 साल तक तो आप IIM के होने के बाद भी कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ही कुछ मैसिव. हाँ, यू विल हैव अ डिसेंटली गुड लाइफ कंपेयर्ड टू द रेस्ट. वंस अगेन, व्हाट डू यू कंपेयर योरसेल्फ टू. अगर आप बिल्कुल ही बॉटम ऑफ द पिरामिड से कंपेयर करो तो यू आर वे बेटर ऑफ, बट नॉट इन द रियल सेंस ऑफ एन अचीवर. फिर टेल मी, आज की तारीख में MBA वर्थ है, जब जैसे आप अगर बता रहे हो तो? वर्थ इसलिए है क्योंकि अगर आपको कॉर्पोरेट में ही काम करना है, मान लो मैकिन्जी में है, आप BCom ग्रेजुएट हो तो भी मैकिन्जी आपको ले लेगी 14-15 हज़ार रुपए से लेके 25 हज़ार रुपए की सैलरी शुरू में. 3 साल भी आप काम कर लोगे, बॉस के जब पास जाओगे, प्रमोशन चाहिए, वो बोलेगा MBA कहाँ है. कॉर्पोरेट में तो बहुत बिटर ट्रूथ है, हार्श रियलिटी, कि MBA के बगैर नेक्स्ट प्रमोशन तो होता ही नहीं. कोई इन्वेस्टमेंट बैंक में नहीं होता, कोई कंसल्टिंग में नहीं होता. रियली आज भी? हाँ, नहीं होता. स्किल पे, परफॉर्मेंस पे. क्यों? स्किल अगर बहुत अच्छी हो, जैसे टॉप कंपनी था वर्ड की, दे आर हायरिंग बिकॉज ऑफ skills. They are hiring MBAs because of skills also, ना. They're not hiring because of skills. No, अगर आप गूगल में हो या फेसबुक में हो, ये जो न्यू टेक कंपनीज हैं, इनमें थोड़ी आपको सिर्फ बिजनेस रोल Amazon, बिजनेस रोल नहीं मिलेगा फिर आपको. Amazon कितने MBAs हायर करता है, गूगल फेसबुक कितने MBAs हायर करते हैं, क्या. बट इसमें अगर आप नॉन MBA और फोड़ू स्किल्स है, आपके पास कुछ न्यू एज स्किल्स है, तो आप नहीं आगे बढ़ सकते. You will not become part of business, and what drives your salary is eventually contributing to business growth, not your product growth. कुछ भी नहीं होता. बट let me give you an example. Let's say ग्रोथ मार्केटिंग एक काफ़ी ल्यूक्रेटिव रोल है, तो वो बिजनेस रोल ही है टेक्निकली. तो आप अगर ग्रोथ मार्केटर हो, आप में स्किल्स वो ग्रोथ मार्केटिंग की बहुत स्मार्ट है, और आप कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन करते हो और वहाँ पे रिजल्ट दिखाते हो. डिसीजन मेकिंग देन द प्रॉब्लम इज व्हाट इज माय एम्बिशन. मैं डिसीजन लेना चाहता. मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि सुंदर पिचाई को तुम CEO की तरह मत देखो, और वो नहीं कि $1 बिलियन साल, ये मत देखो. तुम देखो बंदे की पावर. आज वो सोच ले कि गूगल मैप्स को पेड करना है, उसके हाथ में है, भले उसका कॉन्सिक्वेंस खराब हो या अच्छा. मैं गूगल मैप्स पे हर पर्सन से $1 पर मंथ चार्ज करूंगा. 400 करोड़ लोगों से वो पैसा ले रहा है. 400. और पैसे की बात नहीं है, इट्स नॉट अबाउट द, ही हैज द पावर टू डिसाइड द फेट इन सम वे ऑफ 400 करोड़ पीपल. और वो MBA के बाद ही आएगा. हाँ, वो ये नॉन MBA लोग नहीं पहुंच सकते उस लेवल पे. डिसीजन मेकिंग मिलती नहीं है, अनफॉर्चुनेट है ना. CS लोग सिर्फ फाइनेंशियल शीट्स बनाएंगे. और ये चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा. नहीं, एक बात बताओ ना, आज मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं जो CA CFA फुल करके आते हैं, IIT ग्रेजुएट्स हैं, MBA क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको बिजनेस रोल्स नहीं मिलते, एक तो जहाँ पे सबसे बड़ी ग्रोथ होती है, और डिसीजन मेकिंग नहीं मिलता. वो सुंदर पिचाई जो गूगल मैप्स के लिए कर सकता है, उसको तो छोड़ ही दो. बेसिक अप्रूवल नहीं, आपको नहीं मिलता यार. इंडिया CEO भी हो तो वो जो बाहर से आएगा उसको इम्प्लीमेंटेशन आप करा रहे हो. बहुत हाई लेवल डिसीजन मेकिंग जो होती है, जो शेप करती है कंपनी की ग्रोथ को अगले 5 साल को, ये सब स्ट्रेटेजिक लेवल पे. आई डोंट थिंक यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट थिंक टैंक. बट आई हैव फ्रेंड्स
जो बड़े बड़े स्टार्टअप चलाते हैं इंडिया में, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज चला रहे हाँ हैं, बिल्कुल बिल्कुल। राइट, बहुत सारे फाड़ू स्टार्टअप्स हैं जो आप इंडिया में टॉप 10 टॉप 20 उनते हो, एंड आई स्पीक टू देम ऑन द सेम टॉपिक। वो लोग तो हायर करते हैं और काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे भी रखा है उन्होंने टॉप लेवल लोगों के। स्टार्टअप से मैंने वर्ड यूज किया कॉर्पोरेट पर्टिकुलरली, वो कई लोगों की एम्बिशन होती है ना कि टैग जो बड़ा होता है वही बिग, बट बड़ा स्टार्टअप भी अगर कोई 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन है, 50 करोड़, 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन, तो बड़ा ही है ना, तो छोटा थोड़ी है। लोग कितने हैं यार, सारे एवरेज लोग हैं, मतलब मीडियोक्रिटी तो रेंज सुप्रीम इन आवर कंट्री, मतलब 95% इंजीनियर्स मैथ से स्ट्रगल करते हैं, तो फायदा क्या है तुम हाँ, पर मेरे ख्याल से जो कॉर्पोरेट में भी पहुंचेगा और एमबीए करके, वो भी फाड़ू ही होगा, माना मैंने। नहीं तो मतलब नॉर्मल इंसान पहले तो आईएम नहीं पहुंच पाएगा, फिर आईएम से टॉप ऑफ द क्लास नहीं होगा, टॉप ऑफ द क्लास से टॉप ऑफ द कंपनी नहीं जाएगा, टॉप ऑफ द कंपनी में इतना बढ़िया प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो वो भी यू आर टोटली एक्सेप्शन है कि वो बहुत इट्स अ स्टार्टअप किलर है। देयर इज नो नीड फॉर एन एमबीए। आई टोल्ड यू वेरी बिगिनिंग, आप टॉप मोस्ट भी, आप चीफ ऑफ स्टाफ या ईए भी बन सकते हो। हाँ, मतलब खुद फाउंडर्स नहीं होते। हाँ, फाउंडर्स तो होते ही है ना। इलॉन मस्क ने कौन सी एमबीए की, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स ने कौन सी? इंडिया में कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया? कोई नहीं किया, बिल्कुल 100% बात सही है। बट आप उसको या तो स्टार्टअप में उस टीम में आप का पार्ट बनो जो बहुत ही कोर टीम थी, 5 6 7 लोगों की, उस लेवल पे 5 6 7 ही होंगे ना। अगर मान लो आप स्टार्टअप में 1500 या 15,000 लोग हो गए, तो आप नहीं हो कोर, और आप डिसीजन मेकिंग तो 8 लोग ही करेंगे इवन आफ्टर 20 ईयर्स 15 ईयर्स। मतलब आप फ्लिपकार्ट में हर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा आज। फ्लिपकार्ट वाज अ स्टार्टअप, इज अ काइंड ऑफ स्टार्टअप इवन टुडे, मतलब नाम से पेटीएम है या कोई भी, ओला उबर है, कोई भी है, उबर तो चलो बाहर का है, बट कोई सा भी है, उनमें थिंक टैंक तो वही 10 लोग होंगे जो सबसे शुरू में आए थे। वो नहीं बन पाओगे आप। एमबीए आपको वो चांस देता है कि आप एक, वो डेमोक्रेटिक टाइप का है कि यार यू आर नॉट पार्ट ऑफ द फाउंडिंग टीम बिकॉज एनीवे यू आर नॉट पार्ट ऑफ द फाउंडर। क्योंकि एमबीए के बाद जो सीईओज बने हैं लोग पूरी दुनिया में, आईबीएम का सीईओ, वो लोग कभी भी फाउंडर्स नहीं थे या वो फाउंडिंग मेंबर्स की टीम से नहीं थे, वो बहुत बाद में भी बने हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी, आई डोंट रेट कि बहुत ही कुछ ऐसा हो जाता है, बट रियलिटी है कि अब वो तो आईएएस ऑफिसर भी किसी को बनना चाहिए कि नहीं, वो तो एक डिबेटेबल है कि क्या ही है यार, सैलरी भी कुछ नहीं है, और कौन सा तुम गांव में कोई जाके कलेक्टर भी बन के क्या ही कर लोगे, 15 साल तो तुम्हारे वो गाँव में ही निकलना है। ये उसका भी दूसरा एग्जाम्पल है। आईएएस बनते कितने लोग हैं इंडिया से? 15 लाख लोग प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, 15 लाख। जनरल कैटेगरीज की आईएएस की सीट्स आर लेस देन 100, 92 थी एक। 15 लाख लोगों को, लेकिन आप ड्रीम क्या दिखा रहे हो? आईएएस, क्योंकि दृष्टि आईएएस, राव आईएएस, उनमें आईएफएस आईपीएस नहीं लिखा, तो दृष्टि आईपीएस क्यों नहीं चलाता भाई तू? क्योंकि बनेगा कोई आईपीएस बनेगा, क्योंकि वो बना नहीं आईएएस, उसका ड्रीम नहीं है। तो वही है ना, ये बड़ी छोटी सी चीज है कि जितना डिफिकल्ट होगा उतनी एम्बिशन बढ़ती है लोगों की, और इजी में नहीं बढ़ती। आईएएस सबको पता है 92 लोग बनते हैं साल के जनरल कैटेगरी के, फिर भी 15 लाख लोग पढ़। वही एमबीएस का भी है। मालूम है कि आईएम में कितने लोग जाते हैं यार? आईएम एबीसी की साल की 620 सीट हैं, तीनों कंबाइन जनरल कैटेगरी की 620 दे रहे हैं। 3.5 लाख लोग, 3 लाख लोग हर साल। इस साल 2.9 लाख लोगों ने दिया कैट, 3.5 लाख के आसपास रजिस्टर किया। तो हर जगह ये है, और ये बहुत ब्रिलियंटली एक दो और बुक्स में भी बड़ा अच्छा सा ये चीज़ फ्रीकोनॉमिक्स में भी है कि ड्रग लीडर्स, ड्रग लॉर्ड्स जो होते हैं यूएस में, पर्टिकुलरली न्यूयॉर्क के गैंग, जो बंदे $2 पर डे या पर आवर का जो फुट सोल्जर बोलते हैं, जो ड्रग डीलिंग कर रहे हैं, और सारी रिस्क वो छोटे लेवल पे ले रहे हैं, जो बंदा बैठा है ऊपर वो सिर्फ पैसे गिन रहा है, फिर भी लोग क्यों बनना चाहते हैं कि को ड्रग डीलर्स? और क्योंकि उनका एम्बिशन है शायद, बहुत ही शायद कभी मैं वो बन पाऊंगा। द लोअर द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम एम्बिशन, द हायर द नंबर्स ऑलवेज। और मैं कितने एग्जाम्पल ले लो यार, कितने लोग एम्स के डॉक्टर बनते हैं, पर बनता माइंड में तो एम्स का डॉक्टर ही बनना चाहता है जब डॉक्टर बनना। तो हर जगह पे आई थिंक द लोएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस पॉसिबिलिटी लीड्स टू द हाईएस्ट एम्बिशन। Do you think it's worth it? Not necessarily, I will not say. But आज जो लोगों का ऑब्सेशन है कि मैं कैट की एग्जाम दे के एमबीए करूंगा, do you think it's worth?
It is, see, it depends on how you look at it. Do you think it's worth it for a very talented person who wants to do something very different? No. But how many people want to? आज भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं ना बिहार के लोग. पर do you think it's worth it? क्या 40,000 रुपए का क्लर्क बन के क्या मिल जाएगा उसको? पर उसकी लाइफ का मिशन गोल सब जब से पैदा हुआ उसको ठप्पा लगा कि तू सरकारी नौकरी बनेगा. पर क्यों है वो? मैं नहीं मानता कि वो सही है. MBA भी मैं नहीं मानता कि कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है. बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है. CA भी ज़रूरी नहीं उस हिसाब से. तो चलो एटलीस्ट CA तो ज़रूरी क्योंकि वो काम बहुत स्पेशलाइज्ड है. आई डोंट थिंक इट इज़, बट ऑल्सो इट ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. जैसे एक बिजनेस को आप हमेशा एक बहुत बड़े स्केल पे देखते हो, वो MBA सिखाता है कि एक छोटी सी चाय की दुकान को भी आप $1 बिलियन एंटरप्राइज की तरह देख सकते हो. उसको स्ट्रेटेजिक सोच सकते हो. स्केल देता है आपके दिमाग में, जो छोटा 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 हर चीज़. MBAs गिव यू स्केल. रोज अगर आप केस स्टडी कर रहे हो, पॉजिटिव्स हैं, लेकिन एक तो बहुत ही अच्छी जगह से हो और आपको ये क्लियर हो कि मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, मुझे बड़े सेम लेवल ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग्स बुक्स, पॉडकास्ट, नॉलेज, कॉन्फ्रेंसेस, इन सब से नहीं आ सकती. लोगों को टैग नहीं है तो क्या फ़ायदा उनका. ये है तो नॉलेज है पर उसको हायर कौन करेगा ना. अगर रूल ये है कि मैकिन्जी का सेकंड प्लेसमेंट नहीं होगा और उसको काम ही मैकिन्जी में करना है और कभी उसका ड्रीम है शायद मैं कभी पार्टनर बन जाऊं, शायद, तो कैसे बनेगा ना. वो प्रॉब्लम वहाँ है कि उसकी एम्बिशन गलत है. फिर उसको बिग 4 में क्यों काम करना है? मत कर भाई. तो आपको एक एक्सक्लूसिव मेंबरशिप क्लब का मेंबरशिप चाहिए, एक्सक्लूसिव मेंबर क्लब का आपको मेंबरशिप चाहिए एंड वहाँ पे एंट्री इज द डिग्री. एब्सोल्युटली वो प्रॉब्लम है. और वो मेंबरशिप इज द राइट थिंग टू डू. आई कांट डिबेट. हाँ, और हर किसी का टू इज देयर ओन. हाँ, टू इज देयर ओन. बिकॉज मैं क्या कर सकता हूँ. बट टेल मी, MBA इज अबाउट बिजनेस, राइट? अंडरस्टैंडिंग दुनिया में बिजनेस कैसे चलता है और उसको बड़ा कैसे बनाते हैं. ठीक है. MBA टू द वर्ल्ड इज नॉट बिजनेस एजुकेशन. MBA इज अ पासपोर्ट टू गुड लाइफ. ये नहीं है. कोई बिजनेस सीखने MBA जाता ही नहीं इंडिया में और बाहर भी बहुत सारे लोग. 90% पीपल डोंट डू एन MBA टू लर्न बिजनेस स्किल्स. नहीं तो करेगा ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है. यूट्यूब इज इनफ फॉर इट. सॉरी, नो इट्स ग्रेट. मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि MBA में जब बिजनेस सीखते हैं तो बिजनेस क्यों नहीं करते उसके बाद लोग ज़्यादा. हाँ, तो वो रीज़न है कि जाते ही इसलिए नहीं ना. अगर मुझे बिग 4 में ही काम करना, यही मेरी एम्बिशन है कि BCG, मैकिन्जी, बेन और ज़्यादा सा करनी, और या फिर डेलॉइट और ये सब जो भी 4 नाम हैं, यही अगर मेरा एम है. या मुझे इसके बाद टेक अगर मैं कर रहा हूँ, टेक मतलब हार्डकोर टेक किया है मैंने, और मुझे प्रोडक्ट मैनेजर ही बनना है गूगल में, अमेजोन में, सिएटल में ही जाके उन्हीं की तो और MBA के बगैर आप बन नहीं सकते. तो जब आपको दायरा ही इतना खराब है आपका, जो मैं मानता हूँ बहुत खराब है ये सोच, लेकिन उस दायरे में अगर किसी की सच में एम्बिशन है, तो मेरे एज ए टीचर शुड आई चेंज देयर एम्बिशन फर्स्ट कि तुम गलती कर रहे हो, करो ही मत, और शुड आई इनेबल दैट जर्नी. आई बिलीव आई कांट चेंज समबडीज एम्बिशन इटसेल्फ. इट्स नॉट राइट. बिकॉज आपको कोई बोले पॉडकास्टिंग की क्या जरूरत है, कुछ और करो बड़ा. हाँ, मतलब तुम सर्जन बनेगा, तुमने कोई कभी पायलट हो गया, तुम जो लाइफ मतलब वो तो कुछ. हाँ, हर किसी की अपनी एम्बिशन है, अपनी अपनी चॉइसेस एक्सपीरियंस के हिसाब से, और वो अपने हिसाब से वही बड़ा काम. आपको मान लो कोई बोल दे कि नहीं पॉडकास्टिंग सिखाओ मुझे, आप पॉडकास्टिंग स्कूल चलाओ, आप तो चला सकते हो, आपके पास सारे क्रेडेंशियल्स हैं. कोई अब आपको बोले कि यार पॉडकास्टिंग जो सिखा रहे हो इसमें क्या फ़ायदा है किसी का, तो आप बोलोगे भाई वो सीखना ही वो चाहता है, मेरी स्किल भी है, आई कैन इनेबल दैट जर्नी, तो व्हाई नॉट. तो हाँ, ये बात आ जाती है. शुड यू डू और नॉट इज यू डिसाइड भाई. शुड यू डू, मैं नहीं हूँ उसके लिए. ट्रू, एंड इट्स अ फेयर आंसर. हर किसी की एम्बिशन ना उसके एक्सपीरियंसेस और उसके आसपास जैसी कंडीशनिंग हुई रखी होती है उसकी सोशल लाइफ में, उसके हिसाब से होती है. एंड यू, मी या कोई भी दुनिया में कोई नहीं होता जो एम्बिशन चेंज करे लोगों का. लेट देम बी, एज लॉन्ग एज रॉन्ग एम्बिशन नहीं है, लेट पीपल हैव. मान लो इसका हमको लगता है कि क्या ही फायदा, पर 15 लाख लोग जो हर साल करना चाहते हैं और वो सच्ची रूटेड है कि करना ही है, तो उसको करवाने के लिए कोई इनेबलर तो चाहिए. तो क्या वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गलत है? नहीं. वो ये क्यों बोले कि तू गलत ही कर रहा है, तू करे ही मत, तेरे को करना है, मेरा काम है तेरा फास करा दूंगा, तू देख ले. बट वो उस लेवल पे हम नहीं प्ले कर सकते ना, कर ही नहीं सकते. फेयर. एंड आज तक की लाइफ में अभी तक इतने पॉडकास्ट बनाने के बाद, इतनी बार क्वेश्चन करने के बाद, डिमीन करने के बाद, लोगों को जिनको फैसिनेशन है चेज करना कि डिग्री क्यों करना है यार, मतलब क्या है, जस्ट गेट ओवर विद दिस, राइट? ये सब सोचने के बाद, समझने के बाद, पूछने के बाद आपका आंसर मेरे को सबसे अच्छा लगा.
विच इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर, विच इज ट्रू. हर किसी का एम्बिशन अलग है यार. हाँ मतलब एंड अगर उस है, एम्बिशन और मैं कोई नहीं उसको होता उस एम्बिशन को चेंज करने वाला. आई लव्ड दिस लाइन. क्योंकि मैं अगर किसी को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो एटलीस्ट एज ए ट्रेनर कोच, भाई पेरेंट्स जो करते हैं वो तो मर्डर ऑफ एम्बिशन वो बहुत बार होता है, वो नॉर्मल फैमिली में, बट हु एम आई एज एन एक्सटर्नल एंटिटी टू दैट पर्सन्स वर्ल्ड. True. I won't use this line going forward, क्योंकि मैं सबको बोलता था क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो. I would still be little biased. मैं थोड़ा बोलूंगा कि there are easier ways to do it, but I think अगर ambition है तो do it. मैं खुद कह रहा हूँ ना, आई एम नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ दैट एजुकेशन अलोन. आप बहुत तरह से दुनिया में बहुत कुछ कर सकते. Exactly. If किसी को MBA करना है क्योंकि उसे लगता है कि लाइफ में और कोई तरीका नहीं पैसे बनाने का, तो that's wrong. वेरी रॉन्ग. अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे MBA करना है क्योंकि मैं बहुत बिजनेस सीख जाऊंगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं, तो दैट्स वेरी रॉन्ग. बट अगर किसी को MBA करना है कि उसके बाद जो लाइफ मिलती है और जिस जगह पे उसको एंट्री चाहिए वो उसका एम्बिशन ही वो है, एंड उन्हीं क्लब्स और उन्हीं कंपनीज में काम करना है, उन्हीं के साथ रहना है, 100% yes. So I like this answer. मेरे को, मैं समराइज कर रहा हूँ आंसर, बट ये बिल्कुल सच. loved it. मजा आया मुझे सुन के. Because it's true. This is how it should be. क्योंकि अगर आप देखो जो मैं करता हूँ बिल्कुल इलॉजिकल है. मतलब एज लॉजिक वे में किसी को तुम बोलो फाउंडर बनना है तो स्टैट्स आर बिल्कुल ही 0 to none चांसेस हैं तुम्हारे कि तुम कभी एक अच्छे फाउंडर बन के पैसे कमा पाओगे, इतने कमा पाओगे कि तुम घर पे ले जा पाओगे और घर वालों की लाइफ अपग्रेड कर पाओगे. दैट्स द अल्टीमेट गोल, राइट. सर्वाइव तुम कहीं भी कर लोगे, बट क्या तुम थ्राइव करोगे, दैट्स अ क्वेश्चन. तो उसके लिए क्या तुम्हें फाउंडर बनना चाहिए? लॉजिक आंसर इज नो, इमोशनल आंसर इज येस. सेम गोज विद MBA, सेम गोज विद क्रिएटर, सेम गोज विद CS, CFA, एवरीथिंग. So you need to choose your ambition. It big in any field यार, ये तो पक्की बात है. बाकी तो they're fighting for scraps all the. I mean this is true for everyone. हर जगह, हर चीज. For creators, this is true for YouTubers, this is true for doctors, this is true for everyone. तो ये तो स्ट्रगल है, ये तो अलग है. आप प्रोफेशन वो चूज करेंगे, फील्ड वो चूज करेंगे. इफ आई कैन इनेबल इट बिकॉज ऑफ माई स्किल, बिकॉज ऑफ माई जर्नी, आई एम देयर. बात तो कोई स्पोर्ट्स कोच है, उसको बोले कि यार तू क्यों नहीं बोलता कि स्पोर्ट्स पर्सन मत बन. यार तू वो स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, मैं स्पोर्ट्स कोच हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा तू बन. मैं किसी को जो सो रहा है उसको जगा के नहीं बोल रहा, बट किसी को बनना है तो आई एम द राइट पर्सन टू डू दैट. दैट्स व्हाट. परफेक्ट. थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया बात करके आपसे. मेरे को मतलब पता ही नहीं चला कितने घंटे हो गए और कहाँ टाइम चला गया. वही ना, टोटल लॉस्ट इन द कॉन्वर्सेशन प्रेजेंस. बट आई जेन्युइनली लव्ड इट. मेरे को बहुत सारी चीजें सीखने मिली. आई हेट दिस द मोस्ट. लाइक मुझे ब्रेक नहीं, दिस वी डोंट लाइक एट ऑल. मतलब ठीक है, क्या इसको मतलब क्या सोचना हो रहा है. तो इसका मेरे को ना बड़ा, मैं बिलीव करता हूँ देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेशन दैट वी क्रिएट. जब बात करते हो ना, कनेक्ट होता है. तो अगर हम उस कनेक्ट पे पहुंच गए, फिर मेरे को ब्रेक करना नहीं पसंद. पॉडकास्ट में ना एक पॉइंट आता है विच आई फील मे बी वो कभी 30 मिनट्स में आता है, कभी 2 घंटे में आता है, वेयर गेस्ट एंड मी वी बोथ हैव फॉरगॉटन दैट दिस इज अ पॉडकास्ट. और हम दोनों वैसे वो सोच रहे हैं कि चलो अब गेम मजा आ रहा है. तो वो हो गया 1-2 बार तो मुझे लगा, और भी आएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. नंबर 2, कमेंट्स में हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं एंड और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं और आपकी उससे ज़्यादा बेटर हेल्प होगी एंड आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसको इस पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद लाइफ में हेल्प होगी, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.